तो एक राजा ने एक काम करने को बोला, ही वॉज मेकिंग अ दुर्ग। एक रात को फादर 3 बजे उठा और अपने बेटे को बोला, ओ बेटा उठ। तो बोला क्या हुआ पापा? बोला कि एक जो दीवार में है ना ईंट लगी ना, वो गलत लग गई है, हमको अभी के अभी जाके उसको करेक्ट करना है। तो बेटा था, 10 साल का था। ही सेड, क्या पापा एक दीवार ही तो बना रहे हो? पापा आंसर्ड, नहीं बेटा मैं दुर्ग बना रहा हूं। What we tell to ourselves, the stories जो हम अपने आप को बोलते हैं ना बेटा, वो सच हो जाती है। It is the method of choosing the next Kiran Bedi of this country. It is the method of choosing the next Ajit Doval of this country. ये एक मेथड है। इस ऑडी से बाहर निकलो तो क्लियर रहो। आप ध्यान रखना, पहला पॉइंट, इस एग्जाम की तैयारी मेंस से शुरू होती है। Goddess Saraswati is an embodiment of wisdom, knowledge and success. So I request all of you to rise up, close your eyes and seek her blessings in all spheres of prayer. Now I request our convener, Dr. Dhaniram sir, to kindly enlighten us with words of wisdom and introduce our guests, Dr. Siddharth Arora and Mr. Sudarshan Gujjar sir. सुप्रभातम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मज़ा नहीं आ रहा ना? आप गुड मॉर्निंग भी जो प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुँचे कि हाँ प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका। गुड मॉर्निंग डियर सिद्धार्थ जी, डियर सुदर्शन जी। स्टूडेंट्स, आज मुझे ज़्यादा स्पीच नहीं लंबा देना, क्योंकि आपको पता है मैं एक मीटिंग में भी निकलने वाला हूँ। अभी क्या है, आज आप जो एक्सपर्ट हैं आप उनसे सुनेंगे, और ये कोई छोटे मोटी हस्ती नहीं है। ये अन अकेडमी में ये वो हैं कि जिनके फॉलोवर्स करोड़ में हैं इंडिया में। तो आज आपको ये कोशिश करेंगे, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आखिरकार जो यूपीएससी एग्जामिनेशन है, सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशन है, आखिरकार वो स्टूडेंट से डिमांड क्या करता है। अगर आपको इसका ही आंसर आज मिल जाए तो जो आपके पास कॉपी पेन है उनमें सबसे पहले जो वर्ड्स या आपको जो बताया जाए उसको लिखने की कोशिश करिए। सेंट्रल क्वेश्चन जो आज का सारा रहेगा वो यही है कि एग्जैक्टली व्हाट यूपीएससी एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन डिमांड्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो इसके बारे में उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो स्टूडेंट्स उनसे प्रभावित हैं वो अपना परिचय आपको मिल ही जाएगा, और भी जो टीम है आपको उनसे मिल जाएगा, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। इन छोटे से शब्दों के साथ ही मैं ये कहने की सिर्फ कोशिश करूँगा कि आप ही देश के भविष्य, मीन्स जो यूथ है, दे आर द प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री एंड दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंट्री। तो आपके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज टैलेंटेड, ईच एंड स्टूडेंट इज यूनिक, लेकिन इसमें सिर्फ गाइडेंस की आवश्यकता होती है। तो आपको जो अन अकेडमी हो या रामजस कॉलेज हो, कोशिश ये करते हैं कि इनको गाइड कैसे किया जाए। सो इस देश के लिए आप एक सेंसिटिव नागरिक बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने, और आप कहीं पर भी फ्यूचर में कोई भी पोजीशन मिलती है, आप आईपीएस बने, आप आईएएस बने, आप आईआरएस बने, आपके पास जो भी पोजीशन आती है उसको संवेदनशीलता के साथ आप अपने समाज में उसको इस्तेमाल करें। बात रही आज मतलब प्रिपरेशन ही कैसे करें, तो आज इस पे मैं, क्योंकि आपसे रोज चर्चा करता रहता हूँ, मैं अपने लेक्चर डेली के देता रहता हूँ, आज मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं केवल एक सेंट्रल क्वेश्चन छोड़ा है
दोनों ही स्पीकर बहुत ही अपने ये बहुत ही डीपेस्ट नॉलेज रखते हैं, और आज आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस है वो डिमांड क्या करता है। तो आप इन्हीं छोटे से शब्दों के साथ आई इनवाइट सुदर्शन जी कि वो आएँ और बच्चों को अपना जो है मार्गदर्शन करें, गाइडेंस करें कि व्हाट आर दी वेरियस स्ट्रेटजी और क्या जो है यूपीएससी एग्जामिनेशन है बच्चों से डिमांड करता है, जिससे कि हमारे बच्चे उसकी तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच। I would like to request our chief guest, Mr. Sudarshan sir, to provide us a clear vision and right path for the examination. पहले यही डिस्कस कर रहे थे तो कि किस तरह से लर्नर्स को एड्रेस करना है। तो नो डाउट मैं सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। अच्छा, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड ही तरीके बताऊंगा। मेरे शब्दों में वो स्ट्रैटेजी नहीं जो जहरीली स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो जनरली यूट्यूब पे आपने एक बार सर्च किया कि यूपीएससी या हाउ टू क्रैक यूपीएससी इन वन डे, हाउ टू बिकम आईपीएस आईएएस इन वन डे। ये वन डे वाला काम नहीं है सर, और सर ने ये मेरे से मतलब बेहतर समझा दिया है कि मतलब वो गूज़बम्प उस टाइम यदि नहीं आए होंगे ना तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो मतलब वाली बात थी। फिर तो ऐसी स्ट्रैटेजीज जो मैंने पिछले 8 से 9 साल के इस करियर में लोगों को कहीं मदद कर दी या ऑफ कोर्स रिजल्ट जिनका मिल गया जिनसे, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं ये कंफर्म करना चाहूंगा कि कितने ऐसे छात्र हैं जो इस प्रिपरेशन के फेज में आ चुके हैं। प्लीज रेज योर हैंड, ताकि मतलब मुझे थोड़ा क्लियर हो जाए चीज़ें कि प्रिपरेशन के फेज में आ चुके हैं। ठीक है, और कौन सोच रहा है मतलब ऐसे कि करूंगा, अब थोड़ा सा हाथ उठे। और कौन मजबूरी में बैठा है यहाँ पे कि कुछ तो हो रहा है, भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये लोग मतलब जो है आ रहे हैं मतलब, तो वो भाई उठा रहा है हाथ की चलो कोई तो है मतलब। ठीक है, शुरू के 3-4 मिनट में इसी चर्चा में लगाऊंगा कि पिछले 8 से 9 साल के करियर में, मतलब पढ़ाने के करियर में, कुछ ऐसे स्टूडेंट मिले बड़े यूनिक थे वो, है ना। यूनिक इन द सेंस कि बचपन से 10th जैसे ही आपका क्रॉस होता है ना, उसके बाद एक नया दिमाग में संतुलन बिगड़ने लगता है। मतलब एक तरफ आप मिठाई खिला रहे होते हो लोगों को, बट वो लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि अब बेटा क्या करेगा आगे, मतलब जो है ये 10th का एक फेज होता है, क्योंकि सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा होता क्या करना है क्या नहीं। आप चलो मान लीजिए कंफ्यूजन है तो फिर कोई बड़ा भाई, ये भाई पुराना भाई जो भी है, मतलब उससे जुगाड़ कर लेते हो कि बता दो क्या करें हम। वो पूरा जीवन का अनुभव आपके सर पे लगा देता है। मतलब एक तो वो फेज हुआ आपका। इसके बाद मान लीजिए चलो आपने डिसाइड कर ही लिया कि चलो मैथ्स लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, जो भी आपने लिया। कुछ वर्ग ऐसा भी है कि जो आर्ट्स कॉमर्स ले लेता है, अरे यार पता नहीं क्या करोगे आप, ऐसी बातें भी करते हैं, लेकिन उस सब चीज़ों से आप आगे बढ़ के आए हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, फिर 12th का एक फेज आता है। 12th के फेज में अलग ही मतलब परसेंटेज की भागा दौड़ी, और कुछ जिन्होंने वो मैथ्स बायो ले लिया था वो एंट्रेंस के पीछे भाग रहे होते हैं। अब उसके बाद में चलो कॉलेज मिल भी गया, ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब मन भगाते जा रहा है या आसपास का ये माहौल जो है आपको भगाते जा रहा है, या वो कई बार ऐसा होता है कि वो आपको चाह रहे होते हैं कि ये यहां जाए और उसके अकॉर्डिंग आप जाने लगते हो। बहुत कम ही मौके मिल रहे होते हैं हम जब हम हमारे हिसाब से चीजें कर रहे होते हैं, शायद कुछ होंगे भी यहाँ पे। ठीक है, तो उन जो बच्चे मतलब करीब 500-600 ऐसे मुझे लर्नर्स मिले हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में 10th के बाद से ही 6th 7th 8th के बाद से सब कुछ देना शुरू कर दिया था। अच्छे से अच्छे IITs को साफ कर दिया इन्होंने, बाहर तक फॉरेन भी हुआ है, डॉक्टर बन गए, सब बन गए। पर वो एक जो चक्रव्यूह था उनके जीवन का कि सर पैसा भी खूब मिल रहा है, कमा रहा हूं, लेकिन कभी कभी रात को घर आके ना यही लगता है कि मैं कंपनी के लिए कर रहा हूं, लोगों के लिए कर नहीं पा रहा हूं। अब जो व्यक्ति मतलब 50-50 लाख 60 लाख रुपए यदि कमा ले रहा है ऐसे, तो उसको क्या कमी है पैसे की। लोग कहते हैं ना पैसे सब चीजें मिल जाती हैं, बट वो घर शाम को जब जा रहा है ना तो उसकी हालत वही खराब है। मतलब ये ऐसी खराब है कि सर कभी मतलब ही ऐसा लग रहा है कि ये सब कंपनी, नेक्स्ट डे वही उठो वही चीजें कि ये करना है ये करना है, वो एक सिंगल लूप में आप चले गए। तो बोले अब, मैंने कहा अब क्या, बोले नहीं सर मतलब चीजें कुछ ऐसी हो अब आगे, अब तक तो चलो ठीक है लोगों ने चला दिया मुझे, पर अब मैं कुछ अपना करना चाह रहा हूं। और ऐसे लगभग सम का एक मतलब बिल्कुल सेम। अच्छा, रिसेंटली लास्ट ईयर का इंटरव्यू प्रोग्राम होता है, इंटरव्यू के पहले मॉक इंटरव्यूज में हम लोग जनरली लर्नर्स के लिए प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। तो इंदौर से मैं यहाँ आया था, तो एक दिन पूरे करीब 9 इंटरव्यूज मॉक इंटरव्यूज लिए मैंने, एंड आप विश्वास नहीं करेंगे 9 में से 8 लोग ऐसे थे जो IIT से पढ़े हुए थे, जिनका मेंस वगैरह सब निकला हुआ। मैं यहाँ ये प्रूव नहीं करने बैठा हूँ कि IIT जल्दी मेंस निकाल लेते हैं,
बात क्या है कि मुझे ये चीज समझना था कि सब इतना करने के बाद, कैंपस वगैरह, जॉब वगैरह लेने के बाद भी आपके क्या कमी रह गई। तो बोलते हैं सर कुछ भी कर लो, इतना पैसा भी हो जाता है, लेकिन आखिरी में जो एक वो हेल्पलेसनेस वाली जो कि मतलब कुछ काम हो और मैं काम मेरा हो ही नहीं पाता है, मतलब मैं कुछ करना चाह रहा हूं या मेरे डिसीजन से चीजें बदल जाएं, वो कुछ हो ही नहीं पा रहा है मेरे से। आज भी मैं यदि मेरे घर पुराने गांव में भी जाता हूं तो ऐसा लगता है कि अकेला सा महसूस कर रहा हूं, इन द सेंस कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं इन लोगों के लिए, मतलब मेरी शिक्षा वेस्ट जा रही है। बस सर यही पॉइंट है। काफी रिसर्च करा लेकिन बाद में ये चीज निकली कि इंडिया में एकमात्र ऐसा एग्जाम है जो आपको इस सारी चीजें करने का मौका देता है। और यदि ये थॉट नहीं आ रहा है आपके अंदर तो शायद ये एग्जाम लिटरली नहीं है आपके लिए, क्योंकि आपका इतना क्रूशियल टाइम चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। अब ये बात मैं आप लोगों से क्यों शेयर कर रहा हूं? मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आज आप लाइफ के उस फेज में बैठे हो जहां पे ये सब चीजें आप डिसाइड कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ कि अच्छी जॉब लग के 3-4 साल वेस्ट करके और फिर 4 साल के बाद उस लूप में वापस आओ। आप डिसाइड करने का टाइम आज आपका है, क्योंकि आज यदि आप डिसाइड कर लोगे कि आपकी थॉट प्रोसेस वैसी चेंज होने लगेगी और वैसे आप प्रिपरेशन करने लगोगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो लर्नर्स यहां प्रिपरेशन के लिए नहीं भी आया हो या प्रिपरेशन करने की न सोचा हो, एटलीस्ट आप एक थॉट ले लेना कि करना एक्चुअल में क्या है आपको। और जो आप सोच भी लिया या किसी सुन के यदि आपने सोच भी लिया होगा ना, तो आप एटलीस्ट ये सोच लें कि जो आप सोच रहे हो उससे शाम को एक्चुअल में नींद आ जाएगी आपको, या आप काम किसके लिए कर रहे हैं, उस कंपनी के लिए कर रहे हैं या आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं जब तक क्लासेस नहीं लेता ना तब तक मुझे नींद नहीं आती। आप बिलीव नहीं करेंगे, सुबह मैं 2 से 3 घंटे की क्लास लेके आया हूं। अब जाऊंगा 3 बजे से, फिर मेरा शेड्यूल है 3 बजे से मेरी क्लास फिर होगी। द रीजन इज मुझे अपने काम में मजा आना चाहिए, फिर वो टाइम वाइम कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे। वो एक बस मैं यही चाह रहा हूं कि आप लोग ना ये थॉट ले आए अपने दिमाग में कि जो भी आपने डिसाइड किया हो, आप भले ही नहीं आए हो यूपीएससी के लिए, पर जो भी आप करने वाले हो, जो आपने डिसाइड किया है वो आपको एक्चुअल में सोने दे रहा है कि नहीं सुकून से। लोग कहते हैं मतलब एक्चुअल में मतलब बचपन से एक चीज सुनते आया हूं मैं कि धन मतलब पैसा, विद्या, खाना और घर हमेशा ये शांत जगह में होना चाहिए। मतलब ये क्या चीजें सिखा रहे होते हैं कि जहां पर आप अपने आप को समय दे पाओ, जहां पर आप अपनी सब चीजों को कर पाओ। तो ये एटलीस्ट आप लोग ये जरूर सोच के जाना यार कि मतलब करना भी है तो क्या करना है ये पता हो आपको एटलीस्ट। नहीं तो ये जो टाइम है ना, ये दोबारा लौट के आना नहीं है। मतलब मैं रोज ये लर्नर्स को कहता रहता हूं कि इस टाइम की कीमत कर लो, मतलब बेसिक चीज है। हालांकि मैं वो वाला मोटिवेशन आपको नहीं दे रहा हूं कि मतलब वो हमेशा कहता हूं मैं कि सूखे पेड़ में पत्ते लगा दूंगा, मैं वैसा मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं मैं आपको। बस मैं एक सही गाइडेंस के लिए आया हूं कि जो मेरे छात्र हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले, मैं अभी 2 मिनट बाद उनको अच्छी स्ट्रैटेजीज बता दूंगा। स्ट्रैटेजी भी वैसी जो जनरली गलतियां क्या नहीं करनी वो बताऊंगा। बट बाकी के भी जितने आए हो, मैं आपसे कह रहा हूं सोच के जाना है ये चीज। इस ऑडी से बाहर निकलो तो क्लियर रहो आप कि सही में जो मैं सोच रहा हूं वो काम करेगा भी कि नहीं करेगा, या वापस फिर इन्हीं की तरह मैं फेज में आया हूं। क्योंकि एक बात है, ये सब चीजें या इस एग्जाम के बारे में यदि कोई सोच रहा है ना, मेरी नजरों में सामान्य व्यक्ति से वैसे भी ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि सोचना ही एक बहुत बड़ा काम है इसका। भाई साहब, जिस एग्जाम का सिलेबस ही मतलब फोटोकॉपी में खर्चा करा दे, समझ रहे हो आप, तो और क्या ही चाहिए इससे ज्यादा। समझ ही नहीं आ रहा होता आधे टाइम पे। खैर, तो मैंने बेसिक चीजें आपको बता दी कि मतलब शायद काम आ जाए ये बात आपको। नाउ कमिंग बैक टू द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज, जिसके लिए मतलब मैं एक्चुअल में आया भी हूं। तो ये 2 फेजेस में मैं बताऊंगा कि प्रिपरेशन को उन लर्नर्स के लिए जो कर रहे हैं या जिनका मूड होता है करने के लिए आगे भविष्य में, तो क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं। आप कितने ही इंटरव्यू देख लो, कोई भी टॉपर्स के लिए देख लीजिए। इनफैक्ट अभी परसों जयपुर में ऑल इंडिया रैंक 13 गौरव बुडानिया जी के साथ में बैठा था, आईएएस हैं वो। तो मैंने ना मतलब उनसे यही चर्चा कर रहा था कि मतलब क्या चीज एक्चुअल में आपके लिए काम कर गई एग्जाम के लिए, क्या चीज आपकी गलतियां रही। बस मेरा मानना यही होता है कि आप अपनी गलतियों को यदि पहचान लें तो आपका काम हो जाता है। और जनरली आपका मन कभी ये आपके आगे नहीं आने देगा, क्योंकि उस कंफर्ट जोन में हम लोग को बिठा दिया जाता है। अपना मन हमेशा ये करेगा आपके साथ। हमेशा आप देखना 2 ऑप्शंस होते हैं कोई भी अच्छी चीज करने के लिए। कुछ भी करने जाओगे, अरे यार ये होगा कि नहीं होगा, मतलब एक नया आ जाएगा कि ना करने के 10 बहाने आपके तुरंत आ जाएंगे। तो मन पे भी काबू करना बहुत बड़ा काम है। तो शायद मन ही है आपका जो आपको डिसाइड भी नहीं करने देगा कि एक्चुअल में करना क्या है आपको, क्योंकि वहां पे उसके बाद मेहनत करना पड़ेगा। और जब मेहनत करना पड़ेगा तो फिर तो दुनिया का सबसे कठिन काम आ गया ये तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो बड़ी लूप वाली बातें हैं ये। इसीलिए कुछ बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं। पहली स्ट्रेटेजी का जो सबसे पहला पॉइंट होता है, सिलेबस को समझ लेना।
लोग कहते हैं प्रीलिम्स मेंस और 3 फेजेस होते हैं जनरली, जैसे इसमें तो प्रीलिम्स और मेंस में लोग कहते हैं मैं पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लूंगा फिर मेंस की कर लूंगा। प्लीज नोट डाउन कर लेना, कोई भी लर्नर या कल परसों अमावस्या पूर्णिमा को जिसका मन करे कि मैं तैयारी करना शुरू करूंगा, आप ध्यान रखना पहला पॉइंट, इस एग्जाम की तैयारी मेंस से शुरू होती है। मतलब चीजों को आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा, कोई जुगाड़ व्यवस्था नहीं होगी कि कोई शॉर्टकट बना लूं, कोई ट्रिक बना लूं, कोई जहरीली ट्रिक बना लूं, कोई टॉपर्स नोट चुरा लूं, कोई यहां से फोटोकॉपी की नोट से यहां वहां से कुछ भी ले, कुछ नहीं होने वाला। प्रीलिम्स और मेंस की अलग अलग तैयारी नहीं होगी, इस बात को आप पहला पॉइंट याद रख लेना। सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग न्यूज़पेपर। बचपन से हालांकि एक चीज सिखाई जाती है कि बेटा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बट वो न्यूज़पेपर को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वैसे कोई है जो न्यूज़पेपर पढ़ता है? क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं, मतलब पढ़ते हो तो ही बोलना, मतलब मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा, मतलब ऐसा पढ़ते हो? अब नहीं बताऊंगा मैं पढ़ता हूं कि नहीं, है ना? पढ़ा करो। एंड फॉर द यूपीएससी न्यूज़पेपर में जो भी आप पढ़ो, तो अब सबसे बड़ी दिक्कत यह आती है कि न्यूज़पेपर समझ नहीं आता। द रीजन इज इकोनॉमी इनफैक्ट, पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, ये चारों सब्जेक्ट जब पता नहीं होते हैं तो आपको न्यूज़पेपर में कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। तो मैंने कहा न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आपको सबसे पहला काम करना है, आपके जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, ये सिलेबस का ही पार्ट है, इनको ठीक करना पड़ेगा। मतलब ये हो सके तो अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये 3 सब्जेक्ट्स के, मतलब 3 सब्जेक्ट में से कोई भी आप सिलेक्ट करके शुरू कर देना। मैं रीजन के साथ बताऊंगा सब। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री से शुरू कर दिया फॉर एग्जाम्पल, होगा क्या, 3-4 महीने आपका हिस्ट्री ले लेगी और 4 महीने तक हिस्ट्री आप सीख जाओगे। बट न्यूज़पेपर में कोई टर्म यदि आ गया, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का टर्म आ गया कि मॉनसून से रिलेटेड कोई न्यूज आ गई, और मॉनसून इस बार क्यों ज्यादा आ गया, द रीजन इज ट्रिपल डिप लानीना। अब पता ही नहीं है ट्रिपल डिप लानीना क्या है। कोई श्याम, मोहन, रामू, गोलू नाम होता तो समझ भी जाते हैं हम लोग, ये ट्रिपल डिप लानीना क्या होता। फिर कहीं एल नीनो आ जाएगा, फिर कोई रीजन आ जाता है मैडन जूलियन ऑसिलेशन, नहीं पता है क्या है, और ये सिलेबस का पार्ट है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब वो वाला नहीं कि ऐड पढ़ रहे हैं हम कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मतलब वैसा वाला न्यूज़पेपर नहीं कह रहा हूं मैं कि हेडिंग पढ़ ली काम हो गया। समझना पड़ेगा, और उस समझने के लिए आपको स्टैटिक। तो लर्नर्स जो गलती सबसे ज्यादा करते हैं वो ये करते हैं, रैंडम कोई सी भी चीज से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। फिर एक आता है अचानक हवाई जहाज बन के कि मैं ऑप्शनल की प्रिपरेशन शुरू कर दूंगा। मैं कहता हूं को न्यूज़पेपर ही समझ नहीं आ रहा तो ये एग्जाम क्या करोगे जाके देके। तो न्यूज़पेपर समझ में आए, इसलिए द रीजन बता रहा हूं मैं, इसीलिए आपको शुरुआत करनी होगी कोई स्टैटिक सब्जेक्ट से। स्टैटिक में भी यहां वहां कुछ भी नहीं, आपको शुरुआत करना होगा। मान लीजिए किसी ने ज्योग्राफी से किया, तो मैं रीजन बता रहा हूं, 2 महीने के अंदर यदि ढंग से ज्योग्राफी पढ़ ली तो एटलीस्ट दुनिया की सारी कंट्रीज, प्लेसेस, रिवर, माउंटेन, सब कुछ, क्लाइमेट वाइमेट सब, ओजोन वोजोन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एवरीथिंग सब क्लियर हो जाता है आपको। अब आ जाइए न्यूज़पेपर में, आप कोई भी आर्टिकल देगा, कोई भी रिसर्च देगा, आपको सब पता होती है। नहीं तो बिना ग्लोबल वार्मिंग, बिना क्लाइमेट चेंज, ओजोन होल के बिना आप जब जाओगे उस आर्टिकल को पढ़ने तो इन्वायरमेंट का भी आर्टिकल समझ नहीं आना है आपको। इसीलिए कह रहा हूं कि सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है शुरुआत में प्रिपरेशन में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चीता बोले मैंने यहां से ले आया, अफ्रीका की इस कंट्री से ले आया। अब कंट्री नहीं पता आपको, यूपीएससी क्या करेगा, उस कंट्री के आसपास की 5 कंट्रीज और दे देगा, वहां की कोई रिवर दे देगा। अब आपने वेस्ट कर दिए, चीता तो छोड़ दिया, 15 मिनट 20 मिनट उस कंट्री को देखने में लगा दिए, ये फिर टाइम खराब होने वाली बात है। इससे अच्छा है कि पहले मैपिंग मेरी क्लियर हो वर्ल्ड की, मुझे पता हो नामीबिया बोल रहा है, या मान लीजिए उदाहरण के तौर पे इजिप्ट बोल रहा है, आपको पहले से पता हो। तो ज्योग्राफी से क्यों शुरू करना, ये रीजन बताए। फॉर एग्जाम्पल कोई छात्र पॉलिटी से भी कर सकता है, आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं पता, आपको सुप्रीम कोर्ट काम कैसे कर रहा है नहीं पता, आपको कोई स्कीम कैसे बन रही नहीं पता है, कोई अमेंडमेंट क्यों हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे एडिटोरियल्स या कोई भी न्यूज़पेपर को रिलाई कर पाएंगे। वो सिर्फ एक इंग्लिश या हिंदी पढ़ना रह जाएगा आपके लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि रीजन बता रहा हूं आपको कि सब्जेक्ट को पहले पढ़ लोगे ताकि न्यूज़पेपर, इस बीच क्या करें सर, आप सब्जेक्ट पढ़ने का कह रहे हैं 3-4 महीने लग जाएंगे, तो 3-4 महीने क्या मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ूं? नहीं, फिर रोल आता है शिक्षक का। तब तक आप क्या करो, ऐसे शिक्षक से पढ़ लो जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस करके दे रहा है आपको। क्यों? क्योंकि वो आपको सारी लिंकेजेस बताते चलेगा, वो पहले से आपके लिए काम कर रहा होता है। एक एडिटोरियल समझा रहा है तो वो कम से कम 1.5-2 घंटे उस पर पहले ही लगा के आया है। तो तब तक 3-4 महीने, जब तक कि आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो जाते, आप लोग तब तक किसी शिक्षक का सहारा ले सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट क्यों शुरू कर सकते हैं हम, ज्योग्राफी या पॉलिटी, द रीजन मैंने आपको बता दिया।
इकोनॉमी से भी आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि एक पेज ऐसा भी आता है न्यूज़पेपर में जहां इकोनॉमिक्स के कुछ ना कुछ रिलेशन आपको मिलेंगे। एक एग्रीकल्चर का ही आपको यदि नहीं पता एमएसपी क्या होता है, ये क्या होता है, कहां से आया, क्यों आया, कौन सी स्कीम आई, सरकार क्या करने वाली है, कहां पर क्या चीजों की दिक्कत होने लगी, इकोनॉमिक पता होना चाहिए आपको। इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी क्या करता है, क्या जीडीपी है। आधे समय हमें पता ही नहीं होता है कि ये सनफ्लावर ऑयल क्यों ले रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट है, कितना इंपोर्ट है, इसके रूल भी नहीं पता होते हमें। ये सारी चीजें आपको पता होने के लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी पढ़ाई जब शुरू करो तो प्लीज चेक कर लेना कि आप सही पॉइंट पे हो। सही पॉइंट मतलब ये कि क्या आप सब्जेक्ट सही चूज कर रहे हो कि नहीं शुरुआती तौर में। बाद में तो सब कवर करना है, हिस्ट्री भी करना है, सब कुछ करना है। ये बात मैं आपको वो बता रहा हूं जो 2 साल की जो व्यक्ति गलती कर लेता है, आपका टाइम 2 साल नहीं जाएगा। आज से आप कम से कम सही डिसीजन ले पाओगे, और मैंने रीजन के साथ बता दिया आपको। तो कौन से सब्जेक्ट बताए मैंने आपको? एक क्या बताया? ज्योग्राफी, दूसरा पॉलिटी, तीसरा। इनमें से कहीं से शुरू करें आप। मैं आपको एक मतलब पहला पॉइंट ये बताना चाहूंगा, ठीक है। नाउ अगली बात सबके लिए काम है। आप दुनिया में कोई भी एग्जाम दे लीजिएगा, अगली बात सबको काम आएगी। आपके कुछ बेसिक डेफिनेशंस चेंज हो जानी चाहिए पढ़ाई की। बेसिक डेफिनेशन मतलब क्या? मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक आपको पढ़ाना शुरू किया अभी, तो पहला काम है, पहला काम, सबसे पहला काम, आप शिक्षक से ही पढ़ें। टाइम आपके पास इतना नहीं होता है। आप सेल्फ स्टडी में कई बार किताब के अंदर के लॉजिक्स नहीं समझ पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं अभी भी। क्लास 11th की एनसीईआरटीज ओपन करके कभी देख लेना। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो स्पेशली ज्योग्राफी की बात कर लूं मैं, या और भी हिस्ट्री की बात कर लूं, बिना बेसिक के आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या चल रहा है इस एनसीईआरटी में। तो ऐसे टाइम पे जिस फेज में आप लोग बैठे हो, आप कोई एक मेंटर जरूर रखें। मेंटर कौन सा वाला? ये नहीं कि ये पढ़ लो, सुबह 4 बजे उठ जाओ, शाम तक पढ़ो, ये वाले नहीं। सब्जेक्ट का जो नॉलेज दे रहा है आपका रास्ता आसान कर देगा, वो समझने में काम आए। तो पहला काम सब्जेक्ट की डेफिनेशन बदलना है। तो सबसे पहला काम सेल्फ स्टडी के नाम पे कुछ भी बैठ के 4-5 महीने वेस्ट नहीं करना है। कुछ ये चीज सीख लो आप मेरे से, वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो वो सब डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। कई बार लर्नर्स मेरे से कहते हैं सर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, तो एक काम करता हूं मैं पहले जो है एनसीईआरटी पढ़ के आ जाऊं तो आपकी क्लास में कंफर्टेबल महसूस होगा। मैं अगली लाइन पता क्या कहता हूं? यदि मेरी क्लास में आने से पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ गया तो मेरा पढ़ाना खराब है फिर। सर समझ में आ रही है मेरी बात? मतलब ही नहीं है फिर। मतलब आपको एफर्ट करना पड़ रहा है उस सब्जेक्ट को, मतलब मेरी भाषा, मेरे बातों को समझने के लिए आपको पहले मेहनत करना पड़ गया, तो मतलब ही क्या है फिर? हमेशा कहता हूं शिक्षक को कम से कम सहारा बनाओ। और आज के टाइम पे, पहले तो रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, पर अब यदि है तो आप उसका यूज करो यार। ये कोई भी एग्जाम का एक रूल फॉलो होता है कि आप पहले टीचर का एक सपोर्ट ले लो। जब अवेलेबल है आप कोई भी चीज डालो, बहुत सब कुछ मिल जाएंगी। दूसरी बात, पढ़ने के बाद फिर जो भी रिसोर्स बता रहे हैं मत करो 10-15 बार, मतलब ये बुक पढ़ लूं क्या, ये बुक पढ़ लूं क्या। फिर साइड वाला एक लर्नर का देख लिया कि वो तो लाइब्रेरी में ये वाली किताब पढ़ रहा है जिसका लाल पेज है, पूरी दुकान खगोल मारी, अंदर तक देख लिया लाल पेज वाली बुक कौन सी है, मिली नहीं उसको, वो तो उसकी दूसरा कुछ लगा के चला गया था। बात क्या है, जिसकी अब मान लो वो बुक खरीद लिया आपने, फिर जाओगे फिर कुछ नया मसाला मिल जाएगा। मार्केट आपको जो है गुमराह करने के लिए वैसे ही बैठा है। तो मैं आपसे कह रहा हूं 10 रिसोर्सेस लेने से कोई मतलब नहीं है। आप एक ही रिसोर्स को हमेशा उतनी बार पढ़ सकते हैं। चीजें नहीं चेंज होती यार, अर्थ चेंज थोड़ी हो जाएगा कि दूसरी किताब में कुछ नई चीजें मिल जाएंगी। तो 10 जगह भागने से अच्छा कोई 1 या 2 रिसोर्स आप कोई भी ले लें, कोई भी ले लें। वैसे तो यूपीएससी के लिए मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी सबसे पहला आप बात है, क्योंकि सर से भी जब चर्चा हुई तो सर ने मेरे को ये चीज सिखाई कि इतना मैं लॉ पढ़ लिया, इतना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, पर जो एनसीईआरटी ने मुझे सिखाया वो आज भी इतनी बड़ी बड़ी किताबों में किसी ने नहीं लिखा। तो इस शब्द से ना मतलब एक बात प्रूव हो जाती कि एनसीईआरटीज में कुछ है। क्या सर सही हूं ना मैं ये बात? बिल्कुल। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, एनसीईआरटी की बात हुई। तो बात थी हम लोग कि शिक्षक से सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ने के बाद फिर रीडिंग करेंगे। पहले रीडिंग करके नहीं जाना है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मन आपको करने नहीं देगा, दैट इज नोट्स। नोट्स, सर मुझे नोट्स नहीं बनाने हैं, मेरी व्यवस्था हो गई है, मुझे टॉपर्स के नोट्स मिल गए हैं। ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। अरे भैया टॉपर के नोट्स मिल गए तो जो टॉपर था उसने भी तो नोट्स बनाए थे कि नहीं? उसने बनाए थे कि नहीं? तो आप क्या कर रहे हो? मतलब आप तो मतलब कुछ कर ही नहीं रहे हो। फिर तो टॉपर्स नोट्स ला भी रहे हो तो ये तो देख लो कि टॉपर ने बनाए थे। तो यदि आपको कुछ करना है तो आपको भी बनाने पड़ेंगे। नोट्स का क्यों, मेरा हर मानना है कि कोई भी चीज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नोट्स क्यों बना रहे हैं। जस्ट इमेजिन, आप 1 हफ्ते पहले इमेजिन करो अपने आप को किसी भी एग्जाम के पहले, हालत खराब हो रही होती है। 10-15 सब्जेक्ट कैसे कवर करोगे आप? पूरी किताबें नहीं उठती हैं।
इतने हाइलाइटर यूज कर करके जो है पूरी किताब के अक्षर पूरे बदल देते हैं हम लोग। जनरली मैंने देखा एटलस में पढ़ाता हूं तो कैस्पियन सी को इतना ज्यादा हाईलाइट कर देते हैं कि कलर ही चेंज हो जाता है उसका, मतलब जैसे एल्गी लग गया हो, यूट्रोफिकेशन आ गया हो, मतलब इस तरह की हालत हो जाती है उसकी। तो ये एक सजाने वाला एक पैटर्न शुरू हो जाता है कि मैं इतना सजा दूंगा, ये सब नई नई चीजें होने लगती हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। नोट्स में भी फिर अब वही बात देखो, मन कैसे बहाने बनाता है वो बताता हूं मैं। आपने मेरी बात सुन ली कि सर ने बोला था शॉर्ट नोट्स, आज तो सब नोट्स बना के दिखाऊंगा मैं। जैसे बैठोगे मन कहेगा नोट्स कैसे बनाएं, सबसे पहला काम होता है नोट्स कैसे बनाएं। अब क्वेश्चन तो आप इमेजिन करो, नोट्स कैसे बनाएं, तो ऐसे कैसे बनाएंगे नोट्स, वही थोड़ी लिख दोगे आप लोग। मतलब मन आपको बार बार कोशिश कर रहा होता है कि यार ये ना करें, ये ना करें। तो ध्यान रहे, नोट्स हमेशा, सुनना ध्यान से, नोट्स हमेशा शॉर्ट बनाने हैं। शॉर्ट समझते हैं? शॉर्ट मतलब ये कि वो कोई भी टॉपिक हो उसके कीवर्ड्स निकालने हैं आपको, कि ये कीवर्ड आज के बाद 5 साल बाद भी मैं देख लूं तो मुझे याद आ जाएगी। ये बेसिक चीज है। तो कीवर्ड से आप लोग, क्योंकि आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा ना एंड तक संभलेगा नहीं, इसलिए नोट्स बनाना। वापस आता हूं, टीचर से पढ़ा आपने, टीचर से पढ़ने के बाद रिसोर्स पढ़ा, रिसोर्स पढ़ने के बाद हो सकता है कोई टॉपिक एक बार में याद ना हो, एक बार में समझ में ना आए, 2 रीडिंग कर लो, 3 कर लो, 5 कर लो। मैं तो 10 बार करने में बिलीव करता हूं। जो ना आए सबको मत पढ़ना। तीसरी बात में अपने नोट्स बना लिए। चौथी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके कारण 10 लाख में से जो बच्चे होते हैं और बाकी जो रिजेक्ट हो जाते हैं, द मोस्ट सिंगल रीजन मेरे से कोई पूछेगा तो रिवीजन। मतलब हमेशा कहता हूं ना, रोटी क्यों जल जाती है, पलटते नहीं हो। एक घोड़े को यहां से दौड़ाऊंगा, वहां से जाके पलट जाएगा, वो मुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे वो अड़ी जाएगा ना। मतलब क्या हुआ, चीजें आप पलटोगे नहीं, ज्ञान पलटोगे नहीं बार बार, तो दिक्कत ये होगी कि आप भूल जाओगे। मैं आपको कह के दे रहा हूं, रिवीजन आप नहीं करेंगे मतलब आप सिर्फ धोखा दे रहे हैं अपने आप। क्योंकि इस दुनिया में एक जो सबसे कठिन काम मुझे एक और लगता है वो यही है कि पढ़े हुए को दोबारा पढ़ना। यही बात मैं भी फिर से दोबारा सब रिपीट करने लगूं जो मैंने पिछले 15-20 मिनट आधे घंटे में बोली होगी, आपकी हालत खराब हो जाएगी वही सुन के। और सुनने की बात थी तो अब खुद पढ़ना है। सोचो जरा, ये हर एग्जाम के लिए बता रहा हूं मैं कि आप कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ोगे, कोई भी एंट्रेंस देना है आपको, दोबारा पढ़ी हुई चीज को फिर से एक बार पढ़ना, फिर पढ़ना बहुत दिक्कत होती है। इसका एक सबसे बेस्ट तरीका, मैं यदि आपसे पूछूं आप लोग रिवीजन क्यों नहीं कर पाते, तो पता है सबसे बड़ा रीजन निकलेगा, सर कहां से करें। फिर बात वही आएगी, रिवीजन कहां से करें, तो नोट्स नहीं है आपके पास। मैं आपको बढ़िया अच्छे वाले नोट्स बना के दे दूं तो आप रिवीजन एक बार करने की सोच भी लोगे। तो इसलिए मैंने कहा शिक्षक से पढ़ो, शिक्षक से पढ़ने के बाद फिर एनसीईआरटी या किताब पढ़ो, फिर तीसरा अपने खुद के हाथों से खुद के नोट्स बनाने हैं। साइड में जगह हमेशा छोड़नी है क्योंकि ये न्यूज़पेपर में चीजें आती हैं, अपडेट होती हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज रिवीजन। और फिर लास्ट जब ये पूरा टॉपिक आपका एंड होता है वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। वही असली आपको गेम बताएगा इस एग्जाम के बारे में। मार्केट में भली हजारों टेस्ट सीरीज मिल जाए, कोई सेंस नहीं है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 साल के आप लगा दो। सिंपल बात है। कोई गेम खेलना है तो उस गेम के नियम आपको पता होने चाहिए। और सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी एग्जाम को समझने का, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पता होता है कि क्या चीज आने वाली, किस तरह से एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। लास्ट ईयर जैसे यूपीएससी ने थोड़ा सा नया कर दिया था, एक ऑप्शंस के पेयर वाला क्वेश्चन बनाने लगे थे लोग। पहले कहीं भी नहीं दिखा था कि भाई पेयर्स में ऑप्शंस उन्होंने, तो एक नया पैटर्न है, वो आपको पता कैसे लगेगा, प्रीवियस ईयर को देख। ये 5 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये यदि आप कर रहे हैं तो मान के चलना आपका टॉपिक कवर हो रहा है, नहीं तो सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये धोखा शायद उस दिन आपका मन नहीं बताएगा, 3 साल बाद जरूर बता देगा इस एग्जाम की तैयारी में। फिर से एक बार आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं मैं, शिक्षक से सबसे पहले पढ़ेंगे आप लोग। कोई भी एग्जाम ले लो आप, यूपीएससी तो चलो जितने भी हैं, बाकी के भी शिक्षक से सबसे पहला शिक्षक से पढ़ेंगे आप, टाइम आपका बचेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि नॉर्मली शिक्षक से पढ़ने के बाद कोई रिसोर्स, मल्टीपल रिसोर्स नहीं, सिंगल 1-2 बस। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, खुद के नोट्स बनाऊंगा। अरे भाई साहब, कहानी में इतना दम होना चाहिए कि मेरे नोट्स टॉपर नोट्स बन जाएं। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? मेरे नोट्स टॉपर नोट्स बन जाए, मतलब आगे की जनरेशन उसको देखे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नोट्स के बाद अब जो है नोट्स भी शॉर्ट है ना, ध्यान रखना। उसके बाद रिवीजन और 5वीं स्टेप है एमसीक्यूज। ये 5 स्टेप में से एक भी यदि आप मिस कर रहे हैं, मतलब ध्यान रखना नहीं होने वाला। थोड़ा कुछ बुरा लगे तो कोई बात नहीं, मतलब लग जाए भले ही, मैं तो ये कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा है 3 साल बाद जाके ये चीज समझ में आए। मैं पहले दिन आपको बता रहा हूं ये 5 बातें, आप विश्वास नहीं करेंगे, लोगों के 3-3 साल निकल जाते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। सब्जेक्ट शुरू कर देते हैं, आधा सब्जेक्ट हो जाता है और बाद में फिर यही सब चीजें दिक्कत होने लगती। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं न्यूज़पेपर और ये सबको जो है अपने को याद रखना। अब एक आखिरी बस पॉइंट में ऑप्शनल सिलेक्शन का बता देता हूं, इसके बाद सीधा Q&A सेशन पे आएंगे हम लोग।
निष्बेष बातें करेंगे, जिनको जो भी डाउट है वो आंसर मैं आपको करूंगा। ऑप्शनल का यदि कोई दिक्कत आ रही हो या आप जिस फेज में हो, मैं ऑप्शनल का टॉपिक इसलिए निकाला कि ग्रेजुएशन के टाइम यदि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है या आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट है या आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, एक बार जरूर सोच लेना, क्योंकि कई बार यदि उस सब्जेक्ट में आपका बहुत इंटरेस्ट है तो आपकी प्रिपरेशन इनडायरेक्टली आज से आप प्रारंभ कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये टाइम जो है उसको संभालो, ये दोबारा सर लौट के नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अब जो भी आपकी दिक्कतें हैं, जो भी समस्या हैं, जो भी कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज हैं, डेफिनेटली आप लोग एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। We now pass over the podium to Dr. Siddharth Arora sir, who will be answering what UPSC demands from aspirants. Before I start, a loud good morning, everyone. Loud. Good morning, everyone. Fair enough. So my father must be hearing me very, very closely right now. It is a very emotional moment for me. I've come to the college of my father. Okay, so this is a big day for me. All right, so thank you very much. So my father is not with me. Okay, as in he's not in this world, but I always believe, and as your friends were telling me, I believe in Bhagavad Gita like I believe in anything else. I mean, I don't think it is a book or it is mythology. I think it is a user manual for humanity, and I believe my father has not gone anywhere. So he must be watching me right now, and he always used to say, "Beta, मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज से पढ़ के आया हूँ." So I can see that. Thank you very much. All right, so great. So I'm very, very proud and a very emotional moment, very, very loaded moment. I hope you can understand somebody who is the only child of, the man who's passed through this college is asked to address the same people, stand on this podium and talk about this part. It could be a very, very emotional moment for me. So I hope you understand on this part. So अगर मेरी आवाज थोड़ी बहुत लड़खड़ाए तो प्लीज अलाउ इट, ओके। सो ऑल्दो मेरी आवाज लड़खड़ाने वाली है नहीं, राइट, तो मुझे ऐसा देखने वाले लगते होंगे, बट लड़खड़ा जाती है। सो इमोशंस कैन टेक ओवर, डोंट वरी। सो माय फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन वी चेंज द वोकैबुलरीज प्लीज, एवरीवन। आज के बाद लेट्स चेंज द वोकैबुलरीज। सो आई टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी बिफोर आई स्टार्ट समथिंग। So there was this man who was a mistri, mason, okay. So he was putting वो ईंटों पे ईंटें रखकर ऐसा काम करता था। उसको एक राजा ने एक काम करने को बोला। He was making a दुर्ग, he was making a fort। तो उसने बोला, यार तू छोटा सा मिस्त्री, एक दीवार बना दे। The man was making a दीवार and his son, his young son, 10 साल का बच्चा, was also supporting him, okay। एक रात को फादर 3 बजे उठा, ओके, और अपने बेटे को बोला, ओ बेटा उठ। तो बोला, क्या हुआ पापा? बोला कि एक जो दीवार में ना ईंट लगी ना, वो गलत लग गई है, हमको अभी के अभी जाके उसको करेक्ट करना है। तो बेटा था, 10 साल का था। He said, क्या पापा, एक दीवार ही तो बना रहे हो? The papa answered, नहीं बेटा, मैं दुर्ग बना रहा हूं। I hope you are understanding. मैं महल बना रहा हूं। What we tell to ourselves, the stories जो हम अपने आप को बोलते हैं ना बेटा, वो सच हो जाती है। ये जो बायोग्राफीज आपको मेरे सामने दिखा ना, ये देखते देखते मुझे कुछ याद आया। मम्मी के कहने पर आई परस्यूड ऑल इंडिया PMT एग्जाम in 1994, राइट। माय मदर ने 3 इडियट्स का मूवी देखने से पहले उसकी शूटिंग कर ली थी। मेरी मम्मी ने मुझे गोदी में उठाया था और मम्मी ने बोला था, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। ये बिना पूछे कि बेटे को बायोलॉजी अच्छी लगती है कि नहीं, ओके। बच्चे ने पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। आई वेंट टू बॉम्बे। आई हैड ऑल इंडिया PMT, उन दिनों नीट नहीं होता था, ऑल इंडिया PMT रैंक होता था। आई हैड रैंक 102। आई कुड हैव वेरी इजीली गॉट एनीथिंग, बट मुझे सीरियसली नहीं पता चला पूरे 5.5 साल कि मैं डॉक्टर बना क्यों। और मुझे पूरे 5.5 साल सीरियसली आई हैड नो इंक्लिंग ऑफ दिस फैक्ट, व्हाई डिड आई बिकम अ डॉक्टर। I had photographic memory. I still have photographic memory. You show me a book, I can actually memorize it very fast. उस बेसिस पे मैं पास हो गया। This did not beat. I hope you are realizing. एक बार भी 5.5 साल ये नहीं बीट किया। This is not about medicine as a profession. This is about me not being in that part. I was at that time when I was wearing a white coat, I was imagining wearing a black coat. Are you understanding? जब भी मैं व्हाइट कोट पहन के OPD में जाता था, मुझे राम जेठमलानी दिखाई देते थे
क्या आई वॉज गोइंग आउटसाइड हिज हाउसेस एज इफ मैं दो ही लोगों का दीवाना हुआ, एक शाहरुख खान का, एक राम जेठमलानी का, ओके, और मैं दोनों के घर के बाहर घूमता रहता था, एंड दैट इज द एंटायर सिचुएशन. सो आई हैव आइडियलाइज्ड दिस मैन. सो थैंक यू. बट द पॉइंट हियर इज दैट मुझे ये कहां चला गया. द आइडिया हियर इज कि इसमें मेरी बड़ी तारीफ हुई है, पूरी जिंदगी मैंने इसकी बड़ी तारीफ बटोरी है. MBBS करा, फिर लॉ किया, फिर आज ये किया वो किया. मेरे हिसाब से जब मैं लॉयर बना तब ये बीट करने लगा, और वो मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ये जो 5.5 साल, 6 साल, 7 साल किसी की पूरी जिंदगी गुजर जाती है विदाउट गाइडेंस, भगवान करे, मेरी दुआ है रब से तुम्हें ये ना टॉलरेट करना पड़े. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. अगर तुम रास्ते पर चल रहे हो, तुम लोग रामजस कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, तो तुम्हारा 12th के और तुम्हारे एकेडमिक परफॉर्मेंस के क्या बात है. ओके, सो आई एम नॉट, सो इस बात में तो किसी को कोई शक हो नहीं सकता. तो आई एम नॉट सिटिंग ओवर हियर ट्राइंग टू टेल यू कि आप पढ़ाई कर लो. पढ़ाई करने वाले हो इसीलिए तो तुम यहाँ पे बैठे हो, राइट. आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस पार्ट. माय पापा सेड मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज से पढ़ रहा हूं, तो आई कैन सी दैट. सो आई एम श्योर. आई आस्क्ड योर सर ऑल्सो, तो ही सेड कि 98, 99, 100 ऐसा परसेंटाइल जाता है. तो आई एम श्योर यू आर स्टडीइंग इट वेरी गुड. मैंने तुम्हें खुद बोला कि एकेडमिक्स में मैं सवाल नहीं उठा रहा. बात यह है तुम्हें कोई गाइड मिलेगा या नहीं मिलेगा. क्या तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी जर्नी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी जहां पे तुम भाग रहे हो लेकिन सही दिशा में भाग रहे हो. अगर तुम्हें सही दिशा नहीं मिल रही, तुम होंगे जितने मर्जी बड़े चैंपियन, तुम फेल हो जाओगे लाइफ में. मेरी बात याद रखना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इज दैट एब्सोल्युटली अंडरस्टूड? बॉम्बे और दिल्ली के बीच में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो अगर 100 किलोमीटर की गाड़ी चल रही है तो कितने टाइम में पहुंचोगे? 100 किलोमीटर की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, दिल्ली और बॉम्बे के बीच में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है. डू द मैथमेटिक्स, कितना टाइम लगेगा? हाँ, क्या बात कर रहे हो? सबसे पहले मुझे बताओ किस डायरेक्शन में चलाओगे गाड़ी. दैट मैटर्स. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. और जिंदगी में जिसने ये नहीं समझा ना मेरा बच्चा, वो नहीं समझेगा. तुम लोग बच्चों की एज में हो मेरे, ओके, तो प्रैक्टिकली माई किड्स, ओके, आई एम 1.5 जनरेशन अहेड ऑफ यू. मुझे तो बहुत दुख होगा, मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा that a hugely talented pool like yours, just because somebody did not tell me how to do it, did not make it. Because ये तुम्हारा लॉस नहीं है, तुम्हें ऐसा लगता होगा. I come from a family of patriots. My chachu, my actually Tayaji, okay, he was killed in action in the Bangladesh war. He was an Indian Air Force pilot, Flight Lieutenant Arjun Arora. He was awarded the Air Force Medal after his death. Then I have many of the cousins of mine who are right now serving in the Indian Army, couple of them in special forces and etc. मैं इकलौता ऐसा लड़का रहा जिसको मेरी दादी ने जाने ही नहीं दिया डिफेंस में. बोला मेरी मम्मी के साथ चलो, होता ही. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. दादी एंड मम्मी कीप फाइटिंग. सो वो ये बोला कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा फौजी बनेगा, काइंड ऑफ सा. दिस इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी. अगर तुम में से एक स्टूडेंट जो लायक होगा, वो इस एग्जाम को पास नहीं किया, तुम्हारा क्या गया? तुम तो फिर भी कुछ ना कुछ करोगे. तुम लोग तो इतने अच्छे टैलेंटेड लोग हो, पैसे कमाई लोगे, टैलेंट हो ही जाएगा, शादी हो जाएगी, अच्छी जगह जाओगे, अमेरिका जाओगे. इंडिया का लॉस हो सकता है माय फ्रेंड्स, इंडिया का लॉस हो सकता है. मुझे एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल यहां से मिस हो सकता है. मुझे TN सेशन मिस हो सकता है, जो एक ही बार में मेरा वोटर कार्ड चेंज कर दे, दुनिया बदल दे. मेरे से मिस हो सकता है, मेरे को एक किरण बेदी मिस हो सकती है. मैं तुम्हारा नुकसान, मैं तुम्हारे फायदे के लिए थोड़ा ना आया हूं यहां पर. मेरे देश का लॉस होने वाला है, मैं उस देश का लॉस नहीं होने दूंगा. एंड आई मीन इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. मुझे तुमसे, तुम्हारे लिए बात करने से बड़ा, तुम्हें अपने हाथ से, अपने कारोबारों, जो व्हाटएवर एक्टिविटीज या करियर से इस देश का क्या भला करना है या नहीं करना है. स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा. ये जिंदगी है कौम की. मोस्ट पीपल डू नॉट नो दिस. मैं ये क्लास में पढ़ाता हूं. जब हम वर्ड कौम बोलते हैं तो हमको लगता है रिलीजन. दैट इज रॉन्ग. द वर्ड कौम हियर इज स्टेट. नथिंग अबव द नेशन. बाबा साहेब ने बोला था, डॉक्टर अंबेडकर ने. नथिंग. से दिस लाइन एवरीवन. नथिंग अबव द
nation. Say this line, nothing above the nation. जब तक ये देश रहेगा ना माय फ्रेंड, दैट इज व्हाट आई एम हियर फॉर. तो अपने आप को आज के बाद यूपीएससी को एग्जाम मत बोलना. इट इज नॉट एन एग्जाम. से दिस लाइन, इट इज नॉट एन एग्जाम. एग्जाम तो तुम 2 मिनट में पास कर सकते हो माय फ्रेंड्स. यूपीएससी टेस्ट ही नहीं कर रही. यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज नॉट एन एग्जाम. इट इज अ मेथड. It is a method of choosing the future decision makers of this country. Are you understanding this? Say yes. Say yes, my friends. It is the method of choosing the next Kiran Bedi of this country. It is the method of choosing the next Ajit Doval of this country. ये एक method है. तुम्हें रटवाया नहीं जा रहा. Are you understanding? तुम्हें एनसीईआरटी रटवाई नहीं जा रही, तुम्हें लक्ष्मीकांत रटवाई नहीं जा रही, तुमको कॉन्स्टिट्यूशन रटवाया नहीं जा रहा. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of our nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Full stop. Article 1. India, that is Bharat, shall be a union of states. I can go on and on till 445 without stopping. पानी पिलाते जाओ, मैं पूरा का पूरा Constitution पढ़ा दूंगा. Does not mean that you will become an IAS officer. Are you understanding? मुझे पूरा Constitution comma and full stop के साथ याद है. Challenge over here. Constitution खोलो, मैं start कर दूंगा. Does not make you an IAS officer. वो तुमसे ये पूछेंगे ही नहीं. वो तुमको ये पूछेंगे कि why is the preamble the vision of the founding fathers? Why are we not, or why are we actually able to implement the preamble? क्या इस देश को चाहिए? Are you understanding, my friends? तुम लोग क्या बनने वाले हो? फ्यूचर डिसीजन मेकर्स. तुम्हें उस आदमी के बारे में पूछा जाएगा, उस यूपीएससी एग्जाम में इस आदमी से पूछा जाएगा कि यार कैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इस देश को बदल देगा. Are you understanding? Nobody is going to ask you कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम स्टार्ट कब होगा. Nobody is going to ask you this. मेरे टॉक के बाद सुदर्शन सर आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे हाउ टू डू एग्जैक्ट प्रिपरेशन. लेकिन मैं तुम्हें यह बात बताने वाला हूं कि यूपीएससी तुमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है. सबसे पहले नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट. से द वर्ड. मुझे लगता है यूपीएससी का एकमात्र ऐसी एग्जाम है, पहली बात तो इसको एग्जाम ना बोला जाए. यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड सिलेबस है. कुछ भी पूछा जा सकता है. दे कैन आस्क यू एनीथिंग अंडर द सन. टाइम मैनेजमेंट. जिंदगी भी तो ऐसी होती है. सी नाउ आई एम जस्ट कंपेयरिंग एवरीवन. तुम लोग इंटेलिजेंट हो इसलिए मैं तुमसे ये सब बातें कर रहा हूं. यूपीएससी के एग्जाम अनलिमिटेड होती है. लाइफ सिलेबस भी तो अनलिमिटेड होता है. तुम्हारी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ सकता है. यस और नो? ऑलराइट. कोई भी चैलेंज आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है. लेकिन हमें मैनेज करना होगा. कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हें शादी भी बैलेंस करनी है, मम्मी पापा को भी बैलेंस करना है, करियर को भी बैलेंस करना है, बच्चों को भी बैलेंस करना है, करियर सोशल सर्विस को भी बैलेंस करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. डू यू अंडरस्टैंड? यूपीएससी इज लाइक लाइफ. यस और नो? ओके. प्रीलिम्स. एवरीवन से दिस वर्ड. प्रीलिम्स is nothing else but time management. Say the line. It is nothing else but time management. Second thing is art of writing. The second thing is art of writing. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. किसने बोला? जोर से बोलो यार. रामजस कॉलेज माय फ्रेंड. तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. किसने बोला? डू यू रियलाइज कि मैं इस लाइन को मैं 50 पेजेस में भी बोल सकता हूं और उसको कंप्राइज करके एक लाइन में भी बोल सकता हूं. यस और नो? दिस इज कॉल्ड समराइजेशन. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? बोलो. दिस इज कॉल्ड एज इंकलाब जिंदाबाद. दिस इज कॉल्ड एज समराइजेशन. जो हमारे यहां पे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है उन्होंने रेवोल्यूशन के बारे में बुक्स ऑन बुक्स पढ़ी होगी. नहीं पढ़ी होगी तो पढ़ लोगे. ओके. लेकिन भगत सिंह ने उसको क्या बोला? 2 वर्ड्स में. इनफैक्ट भगत सिंह ने पॉपुलराइज किया था. बट दैट वर्ड वाज Inqilab Zindabad. Everyone has understood. Don't ask what
द नेशन कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। किसने बोला? जॉन एफ कैनेडी ने। जिन लोगों को नहीं मालूम है, हो सकता है हमें अमेरिका अच्छा ना लग रहा हो इस तरह, ओके। लेकिन ये क्या है? समराइजेशन। सेकेंड टेस्ट ऑफ यूपीएससी, समराइजेशन। से द लाइन। पहला क्या था? टाइम मैनेजमेंट। सेकेंड क्या था? थर्ड, हिम्मत। कितने लोग एक साल लग जाता है एक एग्जाम देकर, और मेरे बहुत सारे एस्पिरेंट फ्रेंड्स को मैं जानता हूं जो आईआईटी पास आउट है, पता नहीं क्या क्या पास आउट है, 2-2 मार्क्स से फेल हो गए। 2 मार्क्स। डू यू रियलाइज दिस? होश उड़ जाएंगे। 2 साल 1 साल जिंदगी के ऐसे उड़ जाएंगे। डू यू रियलाइज हिम्मत होती है? यस और नो? डू यू रियलाइज लाइफ में हिम्मत की जरूरत है? यस और नो? तुम्हें लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई डाउनफॉल्स आएंगे ही आएंगे, चाहे पर्सनल आएंगे चाहे प्रोफेशनल आएंगे। यूपीएससी तुम्हारा थर्ड चेक कर रहा है, करेज। नंबर 1। नंबर 2, समराइजेशन। नंबर 3, गट्स, करेज। बहुत सारे लोग तुमको यूपीएससी के बारे में पढ़ाते टाइम ना ऐसे टॉपर्स का इंटरव्यू सिखाया जाता है, तो टॉपर जब टॉपर हो जाता है तो टॉपर की शक्ल टॉपर जैसे लगने लगती है। उससे पहले तो वो नॉर्मली बंदा लग रहा होता है, अचानक टॉपर ना खूबसूरत लगने लगता है, ओके। जैसे वो उसका रिजल्ट आता है अचानक हैंडसम सा लगने लगता है। मतलब भगवान जाने इतना सुंदर कैसे हो गया, कल तक तो ऐसे दाढ़ी वाड़ी बना के घूम रहा था इधर। तो वो टॉपर क्या बोलता है इंटरव्यू में, 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसको भी बड़ी तारीफें हो रही होती है। टॉपर बोलता है, आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन इन द ईयर 2021, then I bought my books and then I started studying. Then I was studying for 4 hours a day. Then 2 hours I was also revising. And then I appeared for this exam and then I cracked this exam and here I am. सारे एग्जामिनर को, सारे के सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं ना, बेचारे टॉपर को देखकर ना गिल्ट फील करने लगते हैं। नालायक मैं ही कोई पापी हूं जो मुझे ही नहीं समझ में आ रहा, ओके। ये देखो, एक ही बार इसने अटेम्प्ट किया और इसका ग्राफ स्ट्रेट अवे ऊपर तक गया। झूठ है। दिस इज द बिगेस्ट लाई पॉसिबल। मैंने उस टॉपर को देखा, मैंने पिछले 10 साल में ऐसा एक टॉपर नहीं होगा जिसको मैंने ना पढ़ाया हो। दिल्ली का ऐसा एक इंस्टीट्यूट नहीं है जहां मैंने ना पढ़ाया। अन अकेडमी पे 40 करोड़ लाइव मिनट्स मैंने पढ़ाया, 40 करोड़ लाइव मिनट्स मैंने पढ़ाया हुआ है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। ये ग्राफ ऐसा नीचे से ऊपर जाता ही नहीं। हर दूसरे दिन बंदा नीचे गिरता है, हर तीसरे दिन अपनी मम्मी के पास जाता है, मम्मी छोड़ दूं क्या, ओके। हर चौथे दिन वो अपने दोस्त के पास जाता है, सोच रहा हूं मैं शादी कर लेता हूं, यू नो। ऐसे ऐसे ख्याल आते रहते, 10 बार गिरते। तो मैंने एक बार बोली थी, मैं ये बात फिर से बार बार रिपीट करता हूं, किसी की जिंदगी, चाहे मैं अपनी लाइफ बोलूं, चाहे मैं राम जेठमलानी सर की बात करूं, चाहे मैं नरेंद्र मोदी की बात करूं, चाहे मैं शाहरुख खान की बात करूं, चाहे मैं धोनी की बात करूं, उसकी जिंदगी ऐसे करके ऊपर नहीं गई होगी, ओके। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। और हर टाइम तुम नीचे गिरोगे ना बेटा, तुम्हें गट्स की जरूरत होती है। तो दुनिया के भव सागर में जब हमने प्रेम से नैया डाली थी, दुनिया के भव सागर में जब हमने प्रेम से नैया डाली थी, कितना कसबल था बाहों में और लहू में कितनी लाली थी। जो हॉस्टल में बैठे होते ना, खासकर उनको बड़ा आता है, ओके। जो 4 दोस्त मिल रहे होते ना, अरे भाई एक बार बाहर आने दे, 500 करोड़ कमाऊंगा, नो। तो दुनिया के भव सागर में जब हमने प्रेम से नैया डाली थी, कितना कसबल था बाहों में और लहू में कितनी लाली थी। यूं लगता था 2 हाथ लगे, यूं लगता था 2 हाथ लगे और नैया पूरम पार हुई, पर यह ना जाना मझधारों में कई छुपी हुई भी धारे थी। कुछ माजी थे, कुछ माजी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारे थी। माजी भी वही, नैया भी वही, साहिल भी वही, हम भी वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। गॉट दिस पॉइंट, दैट्स द। सो माय फ्रेंड्स, जर्नी का रास्ता मैं तुम्हें दिखा दूंगा। जिगर तुम्हारा है, गट्स तुम्हारा है, ओके। एक 23 साल का नौजवान था जिसको ब्रिटिशर्स ने कसम खा ली थी कि इसको फांसी पर चढ़ा के रहेंगे, चाहे इसके ऊपर आरोप सिद्ध हो या ना हो। उसका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह एक ऐसे खानदान से आया था ना, जिसके फादर ने 6,000 रुपए की जमानत दी थी। 6,000 रुपए की जमानत 1920s में। डू द मैथमेटिक्स, आज उसकी क्या वैल्यू है। बड़े रईस घर से था, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, 6 फुट 2 इंच का सरदार, ओके। सुखदेव बोलता था भगत सिंह के लिए कि भगत को हमें लड़कियों से बचाना पड़ता है,
भगत को हमको लड़कियों से बचाना पड़ता है। इतना खूबसूरत नौजवान, सो वेल रेड, लेनिन उसको इन एंड आउट मालूम था, सोशलिज्म उसे इन एंड आउट मालूम था, चला गया यार, हंसते हंसते गया, उसने बॉम्ब फेंका। चंद्रशेखर आजाद ने उसको बोला भगत तेरे को फांसी पे चढ़ाएंगे। बोला कोई बात नहीं यार, फांसी पे चढ़ाएंगे, कोर्ट रूम में इतना मैं बताऊंगा ना, पूरे दुनिया को पता चल जाएगा कि हम क्रांतिकारी आतंकवादी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो गट्सी आदमी को जब बोला गया, उसके फादर ने बोला कि तब हिमाचल प्रदेश में शिमला में हाईकोर्ट हुआ करता था, ओके, उसने बोला कि मैं तेरी मर्सी पिटीशन डालता हूं। उसने बोला ना पापा ना, मेरे को ऊपर ही जाना है। बोला कि सब लोग बोले कि यार तू डर जाएगा। उसने अपनी दीवार पे लिखा, उसने अपनी दीवार, 23 साल का, माय फ्रेंड, शायद तुम लोग उसी एज ग्रुप में होंगे, 23 साल का नौजवान जिसको मालूम है कि उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा, उसमें जिगर देखो, उसने दीवार पे लिखा तुझे जिबा की खुशी, गर्दन काटने की, तुझे जिबा की खुशी, मुझे मरने का शौक, तुझे अंग्रेजों, तुझे जिबा की खुशी, मुझे मरने का शौक, मेरी भी वही है मर्जी जो मेरे सयाद की है। डू यू रियलाइज दैट गट्स? अगर तुम में जिगर नहीं है, ये एग्जाम अभी छोड़ दो। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? बिकॉज तुम बार बार गिरोगे, तुम बार बार गिरोगे, लेकिन इसके एंड पर क्या है मेरा बच्चा? इसके एंड पे है इमोर्टैलिटी। क्या है? इमोर्टैलिटी। तुम लोग अमर हो जाओगे। आई एम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर। मेरे से ज्यादा, मतलब हमारे से ज्यादा इन टर्म्स प्रोफेशनल्स में मनी कोई नहीं कमाता, इतना तुम्हें आइडिया है, ओके? सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से ज्यादा शायद प्रोफेशनली किसी को पैसे नहीं मिलता। मैड मनी वी आर पेड, मैड मनी। हमें जीरोस डालने को बोल दिया जाता है, ओके? पावर में हमसे ज्यादा शायद ही कोई होगा, ओके? मुझे नहीं लगता कि कोई पुलिस वाला, कोई ब्यूरोक्रेट हमारे आसपास आएगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बोलता हूं, तुम लोग आईएएस ऑफिसर बनो। मैं अपने बेटे को बोलता हूं कि तू आईएएस ऑफिसर बन, आईपीएस ऑफिसर बन। यू नो व्हाई? Because you get power at a very young age. That's the factor. Are you understanding this part? तो सैर कर ले गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहां, और अगर मिल भी गई जिंदगी, ये जवानी फिर कहां। You have to get power at a young age. Are you understanding? So everyone promise yourself, इसको एग्जाम मत मानना बच्चे। एग्जाम तुम पास कर चुके हो, 12th के एग्जाम पास कर गए, रोज ग्रेजुएशन के एग्जाम पास करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन। नो मेरा बच्चा, नो, इट इज इमोर्टैलिटी। तुम मर जाओगे ना, तुम मरने के बाद तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, उनके भी बच्चे ऐसे याद करेंगे, बेटा ये फोटो देख रहे, ये तेरा दादा है, ये तेरी दादी है, ये यहां का डीएम था। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? दिस इज व्हाट आई वांट। अगर तुम में ताकत है, अगर तुम में टैलेंट है, अगर तुम में एबिलिटी है, मैं तुम्हें बताता हूं सुदर्शन सर, हम लोग अन अकेडमी छोड़ो यार, हम लोग सिर्फ एक, हम लोग पढ़ा रहे क्या? हम लोग एग्जाम के पास करा रहे? नो, वी आर गिविंग यू इमोर्टैलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुम हमारे साथ रहो, हम तुम्हारा हाथ पकड़ के चलते हैं। चलो यार, कुछ फर्क लेकर आते हैं। एग्जाम में सब पास हो जाओगे बेटा, चाहे तुम रामजस के हो, चाहे आई डोंट नो, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई भी होगा, नौकरी सब करेंगे। लास्ट में क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा फर्क पड़ेगा जब ये मैडम, ये यंग पर्सन, ये एक साइन करेंगे और किसी गरीब के घर में अचानक पानी आने लग जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? एक साइन करोगे किसी बूढ़े आदमी का जिसने जिंदगी सरकार को दे दी, उसकी पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। एक साइन करोगे और वहां पर उस एरिया में जहां क्राइम होगा, जहां गुंडागर्दी है, वहां के गुंडे कांपने लगेंगे। डू यू रियलाइज दिस? डू यू रियलाइज दैट? अगर तुम्हारा इस टाइम पर गूस बम्प्स नहीं आ रहे, अगर तुम्हारे पेट में एसिड नहीं बन रहा, तो यू आर नॉट रेडी फॉर द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। इसको टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एग्जाम ही नहीं है। यू आर अंडरस्टैंडिंग? ये टफेस्ट एग्जाम है बिकॉज ये एग्जाम ही नहीं है। वो लोग तुम्हारे नॉलेज टेस्ट ही नहीं कर रहे माय फ्रेंड्स, मैं तुम्हें खुद बोल रहा हूं, वो नॉलेज ही नहीं टेस्ट कर रहे, वो टेस्ट कर रहे हैं विजडम, वो टेस्ट कर रहे हैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, वो टेस्ट कर रहे हैं कि इसको रियलाइजेशन है या नहीं है कि ये कल खड़ा होगा, ये कल जाकर खड़ा होगा, बीच गली में जाके खड़ा हो जाएगा और कोविड-19 का लॉकडाउन होगा और किसी में हिम्मत नहीं होगी वो घर के बाहर आ जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? और तुम्हारे हाथ में कोई गन नहीं होगी माय फ्रेंड्स, तुम्हारे हाथ में कोई बंदूकें नहीं होंगी, डंडे नहीं होंगे, तुम ऐसे जाके खड़े हो जाओगे
ऑलराइट, और तुम्हारा जो ऊपर एक इनविजिबल वर्ड लिखा हुआ है ना, IAS, IPS, दैट विल बी इनफ. यू बिकम आर्टिकल 12 जो कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, यू बिकम स्टेट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर तुम्हें ये, मैं आज भी बोल रहा हूं, मैं यहां पर 500-700 लोगों के बाद मुझे बोला गया कि ये यूपीएससी विंग ने ऑर्गेनाइज किया है. मुझे पता है कि आप रामजस कॉलेज के हो, मुझे मालूम है पापा के लाइंस याद है, मुझे मालूम है तुम्हारा कट ऑफ 98-9900 है, लेकिन ये पॉइंट ही नहीं है. ये पॉइंट ही नहीं है माय फ्रेंड्स. ये इंटेलिजेंट टॉपर 100 रैंकर रॉकेट साइंस एलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, ये उसकी बात ही नहीं है. बात ये है कि तुम्हारे दिल में क्या धड़कनें बढ़ी या नहीं बढ़ी. अगर तुम इसको एक एग्जाम की तरफ, बीएससी, एमएससी, यूपीएससी, अगर ऐसा सोच रहे हो तो तुम गलत जगह पे हो बेटा. 2 दिन में तुमको सच्चाई मिल जाएगी, 2 दिन में. आई यू अंडरस्टैंड? पहला, दूसरा, और मेरी क्लास में आओगे ना तो मैं तो तुमको आधे दिन में याद दिला दूंगा कि भाई ये तुम गलत रास्ते पे आ गए बेटा, अभी से नौकरी कोई और कर ले, शादी वादी कर ले, निकल ले यहां से. ओके, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ दिस इज. दिस इज पैशन इन कैपिटल बोल्ड लेटर्स. लोग ना ये वर्ड बड़ा पंचलाइन के फॉर्म में यूज करते हैं. पैशन है जी, आजकल हमारा पैशन है. पैशन वो होता है जो तुम रात को 3 बजे भी है ना, तुमको ये हो जाए यार भाई ये भी पढ़ लेते न्यूज़पेपर में से. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पैशन होता है जो तुमको आंखें बंद ही ना करने दे. नींद में से उठाकर मुझे पढ़ाना पड़ा तो फिर क्या फायदा हुआ. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर तुम्हारी नींदें उड़ रही है, गेट रेडी फॉर दिस. मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं, इसके एंड पे इमॉर्टैलिटी है, लेकिन मेरा साथ देने के लिए मुझे तुम्हारे दिमाग से बहुत ज्यादा तुम्हारे दिल की जरूरत है. इज दैट विद अस और नॉट? Is that with us or not? Are you passionate enough or not? Is the entire question. If the answer is yes, I am with you. If the answer is no, it was pleasant meeting you. Beautiful college. Thank you for the chai. Love you all. And I will talk to people someday about the 2 people who inspired me the most. One name would be yours. So, thank you. So, my question is, you talked about going to Bombay in the very starting of your session. That if you are moving from Delhi to Bombay, how much time will it take? So, how do we decide if we have to go to Bombay or Shimla? Alright. Can I have your name? Richa. Okay, Richa's question I'll repeat for everyone's benefit. Richa asked me a question that, sir, आपने एक example दिया था, you want to go from Delhi to Bombay, then कितना time लगेगा and all that. So, how do we decide? How do we decide whether we have to go to Bombay or how do we decide we have to go to Shimla or something like that? In other words, you are asking for life direction. How do you know that? My friends, I'll tell you one thing, right? After so many, these degrees and all that stuff, ultimately your heart answers. Get my point? Ultimately your heart answers. You have to listen to your heart. आज सुदर्शन सर ने बहुत अच्छी बात बोली. I could not put it in those words. I'm not very good at Hindi language for sad part of opportunity because my mother threw me into a Protestant convent. तो मुझे हिंदी उतना अच्छे से नहीं आया. But it is a very nice way. Ultimately आपको रात को सोते टाइम ये realize होना चाहिए I made a difference. Get my point? This is a very important thing. See, कोई भी आवाज, ये जो साउंड है ना, ये जो पंखे की आवाज है ना, ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, राइट? बट ये नेसेसरली नहीं है मेरे को डिस्टर्ब करे. ये मैं सुन रहा हूं इसलिए मुझे डिस्टर्ब कर रही है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. मैं समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा? ओके, अगर मुझे ये अवॉइड करना है ना बच्चे, मैं अवॉइड कर दूंगा. मैं आपके कान में आके ना रोज चिल्ला के बोलूं कि बेटा रिचा तू गलत कर रही है. इफ यू डोंट वांट टू लिसन इट, यू विल नॉट लिसन. तुम बोलोगे काम चल जाएगा. जिंदगी में एक मिथ्या है, मिथ्या एज इन देयर इज अ मिथ, एंड एवरीवन प्लीज इससे बच के रहना. एवरीवन, कैन एवरीवन हियर मी? ओके, मैं तुमको जाते जाते एक बहुत $1 million एडवाइस देकर जाता हूं. वकील लोग ऐसे आमतौर पे कुछ फ्री देते नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में देकर जा रहा हूं. ओके, द फ्री एडवाइस इज, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा. ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है.
Are you understanding this part? वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड्यूलेंट झूठ है। ओके, वक्त के साथ सब कुछ तब ठीक हो जाएगा when you start correcting it. Are you understanding मेरा बच्चा? So listen to this. और तुम्हारे पास इंटरनेट है। आजकल का टाइम और मेरा टाइम और मेरे पापा का टाइम और दादाजी का टाइम बहुत डिफरेंट था। तुम लोग लकी जनरेशन हो यार। यूट्यूब पर डालो, इंटरव्यू मिल जाता है तुमको स्टीव जॉब्स का। यू गेटिंग माय पॉइंट? मुझे राम जेठमलानी सर के घर पे जाता था, मैं बॉम्बे जाता था, जुहू के पास उनका बंगलो था। दोस्त ऑफ यू आर अवेयर ऑफ बॉम्बे। मैं जुहू के उनके बंगलो के बाहर जाके खड़ा हो जाता था। ट्रस्ट मी, तुम्हें मजाक लग रहा होगा, मैं सीरियसली बाहर जाके खड़ा हो जाता था कि राम जेठमलानी सर की मर्सिडीज निकलती थी ब्लैक कलर की, मैं सिर्फ उनको एक बार देख लूं। दिस वॉज माई शिद्दत, दिस वॉज व्हेन आई वाज इन कॉलेज। ओके, कॉलेज में आमतौर पे हर कॉलेज का जाने वाला लड़का या लड़की अपने आप को सिकंदर से कम नहीं समझता। ओके, तुम लोग भी ऐसे ही समझते होंगे। ओके, अरे ये कौन आ गया है यार, हमसे पूछो। यू नो, आई अंडरस्टैंड दिस। दैट इज द पावर ऑफ यूथ। यूथ में वो कॉन्फिडेंस, एरोगेंस होना ही चाहिए। मुझे बड़ा सैड लगता है, मुझे ऐसा कोई यूथ वाला मिल जाता है ना, जवान पर्सन, जो बोलता है सर हम ना बड़े डर रहे। मेरे को लगता है भाई ऐसे मत कर माय फ्रेंड। सबसे पहले तो एरोगेंस ला, अकड़ ला। यूर अंडरस्टैंडिंग? तुम वहां से शुरू करोगे तभी तो जिंदगी नीचे मार के गिराएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द बात? पहले गिरे होंगे तो पाताल लोक में पहुंच जाओगे। सो डोंट डू दैट। मेरी बात मानो, आज रात को सो जाओ। ओके, अपने आसपास जो भी करियर चॉइस किया है, मुझे नहीं पता तुमने जो भी, सपोज तुमने मीडिया चूज किया, एक बार जाकर देख लो क्या वो मीडिया वाला खुश है आफ्टर 10 years? उसके बैंक अकाउंट में पैसा होना, इज दैट इनफ? सुदर्शन सर ने बहुत करेक्ट बात बोली आज, पता नहीं तुमने इस बात को रियलाइज किया कि नहीं। मैं तुम्हें बोलता हूं, आज तुम्हारी जिंदगी में, माय फ्रेंड्स, आज तुम्हारी जिंदगी में शायद द हाईएस्ट प्रायोरिटी इज अ गुड सैलरीड जॉब। यस और नो? प्लीज से यस। हाउ मेनी ऑफ यू यार, एक आज अगर तुम्हें इस टाइम पर रात को भगवान आ जाए ना सपनों में, तो दो में से एक चीज मांगोगे, या तो एक अच्छा जॉब, मेरा बैंक अकाउंट, भगवान ना ऐसा हो भी सकता है कि मोहब्बत वोहब्बत होगी तो शायद वो भी मांगी जा सकती है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, राइट? या फिर समथिंग ऑन दोस लाइंस। आमतौर पे यही दो चीजें आदमी मांगता है, कम से कम यही मांगनी चाहिए। आई डोंट नो आजकल की जनरेशन थर्ड चीज क्या मांग रही होगी पता नहीं, बट मेरा बेटा भी तुम्हारी एज का ही आ रहा है, सो आई डोंट नो क्या मांगता है वो। लेकिन द सिचुएशन हियर इज, आमतौर पे ये दो चीजें, 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, तुम सेटिस्फैक्शन मांगोगे, तुम सेटिस्फैक्शन मांगोगे। और ये मेरा एग्जाम्पल है, मैं वो आदमी नहीं हूं जो तुमको यहाँ पे थ्योरेटिकली जवाब दे रहा हूं। जितना तुमने सोचा नहीं है ना बेटा, वहां पे मैं हूं, और मैं तुम्हें पीछे मुड़ के तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा हूं। अल्टीमेटली तुम सेटिस्फैक्शन मांगोगे। अगर मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए होता ना माय फ्रेंड, तो 6 घंटा, आज अब तुम देख ही रहे हो मैं यूनिफॉर्म में, मुझे सिर्फ कोट पहनना है और अपने कोट में पहुंच जाना है, लेकिन उसके बाद भी मैं 4 घंटा पढ़ाऊंगा। 4 घंटा। सुदर्शन सर की बात थी, नींद नहीं आती माय फ्रेंड जब तक वो काम ना करो जो दिल को टच कर जाए। जब तक मैं महीने में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालता नहीं हूं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, FREE, तब तक मुझे नहीं लगता आई एम वर्दी ऑफ स्टैंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड मैं ये सच ईमान से ये बात बोल रहा हूं, तुम लोग में से 99% लोगों को मैं खड़ा कर दूं ना, तो 10 लोग मिलकर मेरी एक टाइम की फीस नहीं दे पाओगे। लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं उनके लिए जिनके पास कल खाना खाने को नहीं है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? वो मुझे रात को है ना सोने देता है, वो मुझे रात को है ना सोने देता है। दैट इज व्हेन आई टॉक टू। मुझे पता नहीं है हाउ डज योर टीम गेट टू नो, जो उन्होंने बायोग्राफी, हूएवर रेड दैट, मुझे पता नहीं किसने रीड किया, मुझे पता नहीं उन्होंने कहां से निकाला, बट दैट इज एग्जैक्टली ट्रू। वो मैंने बहुत पहले कभी बोला था। जिसने भी वो किया है बहुत हार्ड वर्क किया, बिकॉज ही फाउंड आउट। मुझे किसी ने पूछा था व्हाट डू यू वांट टू बी इन लाइफ, तो मैंने बोला था आई वांट टू डाई, आई वांट टू बी अ गुड सन टू अ गुड फादर। माय फादर, वैसे तो हर एक के फादर अच्छे ही होते, लेकिन माय फादर को मैं गुड मैन बोलता था।
उस आदमी ने कभी 1 रुपया का दाएं बाएं नहीं किया। मैं हमेशा सब लोगों को बोलता था, मेरे पापा के फ्रेंड्स बोलते थे कि तेरे पापा के सामने अगर 1 करोड़ रुपया रखा हो ना और 10 साल के बाद आए ना तो वो 1 करोड़ ही रहेगा, वो हिलेगा नहीं। That is the kind of, that is what I want to face my father when I am back where he is right now. मैं वो गुड मैन बनना चाहता हूं। मनी कमाने के लिए बैड नहीं होना पड़ता माय फ्रेंड्स। तुम गलत मतलब निकाल, हम लोगों ने ना दाऊद इब्राहिम ये सब दिखा दिया। ये लोग पैसा थोड़ा ना कमाए, पैसा रतन टाटा ने कमाया माय फ्रेंड। यू आर अंडरस्टैंडिंग? पैसा रतन टाटा ने कमाया। तुम्हें मालूम है कैंसर की ट्रीटमेंट कितनी महंगी होती है? घर बिक जाते हैं माय फ्रेंड, घर बिक जाते हैं मेरे बच्चे, घर बिक जाते। भगवान ना करे, कहते हैं एक प्रार्थना होती है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशायम दीपो ज्योति नमोस्तुते। ये एक प्रार्थना होती है, ओके। उसमें आरोग्य इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जिसके घर में बीमारी होती है ना माय फ्रेंड, उसको पता होता है, ओके। घर बिक जाते हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे परेल, फ्री ऑफ कॉस्ट टाटा सबकी कैंसर ट्रीटमेंट कराते। कोई पहचान नहीं निकालनी पड़ती माय फ्रेंड, कोई मंत्री के थ्रू नहीं जाना पड़ता। तुम जाओ, वो ब्रेन कैंसर से लेकर स्किन कैंसर तक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते। यू आर अंडरस्टैंडिंग? ऐसा बनो यार, ऐसा बनो। रतन टाटा को पूछा था तुम्हें भारत रत्न चाहिए, बोला क्या करना है यार, मेरे तो ऐसे ही लोगों के दिल में हूं। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस बात? किसी के लिए नहीं करना। पैसा कमाने के लिए कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ना होता। पैसा कमाने के लिए सेवा करनी होती है। सेवा तब होती है जब तुम्हें सही दिशा मिल जाए। यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनोगे, आप ऑटोमेटिकली, तुम्हें यह राज समझ में आ जाएगा। एक अच्छे वकील बनोगे, ऑटोमेटिकली राज समझ में आ जाएगा। मुकेश अंबानी, मैं गारंटी से बोलता हूं, मैं गारंटी से बोलता हूं, मुकेश अंबानी जितना कमाते होंगे ना, उसका एक सब्सटैंशियल पर्सन चैरिटी में देते होंगे। 100। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। पैसा आएगा ही नहीं। इट इज लॉज ऑफ फिजिक्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फाइंड योर दिशा। ये धड़कने दो, कोई पिक्चर है ना, दिल धड़कने दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर नहीं तो मत करना। नो बेटा, आई वॉज ऑलवेज ऑन द फर्स्ट लेवल। I realized on the first level. My medical कॉलेज में मैं समझ गया था मैं गलत रास्ते पे हूं। मैं समझ गया था। रियलाइजेशन भी तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। रियलाइजेशन भी तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। डॉक्टर 102 रैंक ऑल इंडिया PMT, मजाक थोड़ा था। मैं तो उसको आज भी दिखाता हूं। कल मैंने इंस्टाग्राम पे अपने 10th के, यू नोटिस दैट, मैं मजाक करता था, मुझे मैथ्स नहीं आता ऐसे ना मजाक करता था। तो कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, मेरे 100 आउट ऑफ 100 थे 10th के बोर्ड्स में। मैंने कहा दिखाओ सबको यार, मेरे बोर्ड्स में आए थे। मजा आता है ना। अकेडमिशियंस और क्या दिखाते हैं, यही अकड़ है, और क्या जिंदगी में जीता क्या। लेकिन रियलाइजेशन आ गई थी यार, मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मेरे पास डिग्री आ जाएगी, मैं MD कर लूंगा, DM कर लूंगा, और भी कुछ होगा, रटने से ही था। तुम्हें मालूम है हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम स्क्यूड है। डू यू रियलाइज दिस और नॉट? तुम लोग रट लो, तुम्हारे मार्क्स आ जाते हैं। यू नो, राइटिंग अच्छी हो, तुम्हारे बोर्ड्स में फुल मार्क्स आएंगे। यू नो, दे तुम्हें मालूम है। लेकिन मैं अच्छा डॉक्टर नहीं बनूंगा रिचा, मैं ये समझ गया था बेटा। गेट माय पॉइंट? मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, मैं उसकी ट्रीटमेंट ढंग से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मेरे पास कोई पर्सन आए, मेरा फर्स्ट केस था विपिन शर्मा वर्सेस स्टेट। विपिन शर्मा फर्स्ट बिग केस जो मैं क्रिमिनल है। विपिन शर्मा वर्सेस स्टेट, दिल्ली में एकमात्र ऐसा केस था जो मकोका का था, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज एक्ट। And I stood by that man till the last moment. Crime branch Delhi उसके अगेंस्ट थी, स्पेशल सेल उसके अगेंस्ट था। I got him a discharge. Not an acquittal. I got him a discharge. जी न्यूज पे मेरा इंटरव्यू लिया गया। This was तब पापा थे। मेरा इंटरव्यू लिया गया। मुझे सब लोगों ने बोला सिद्धार्थ तूने दुश्मनी ले ली है, बिकॉज जो ऑर्गेनाइज क्राइम वाला होता है ना, उसके दोनों ही दुश्मन होते हैं, पुलिस भी और उसके एंटी गैंग वाले भी। मैंने कहा क्या कर लेगा भाई, मेरे चाचा प्लेन लेकर पाकिस्तान को उड़ा के आ गए, ओके, मैं इतना ना सह पाऊंगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट? ये एज अ डॉक्टर मैं ना बोल पाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये एज अ डॉक्टर मैं ना खड़ा रह पाता। मुझे रात को 3 बजे एज अ डॉक्टर फोन आ जाता ना, मैं बोलता छोड़ यार फोन बिजी है,
लेकिन आज मुझे कोई ये बात बोल दे, उस टाइम में प्लीज अंडरस्टैंड, आई हैव अ फैमिली ऑल्सो एंड आई एम द ओनली चाइल्ड, मेरे भी आसपास कोई नहीं था, लेकिन मुझे नहीं डर लगा कि मेरे को कोई शूट कर देगा। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ये होता है जब आवाज यहां से आ रही होती है, यू आर नॉट थिंकिंग लाइक दिस, यू अंडरस्टैंड? फाइंड दैट लाइफ इज नथिंग एल्स बट डिस्कवरी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, पार्थ सबसे पहले अपने आप को पहचान। यू आर अंडरस्टैंडिंग? पहले पहचानो, फर्स्ट थिंक अबाउट इट। किसी से मत पूछो, पापा से नहीं, मम्मी से नहीं, भाई से नहीं, बहन से नहीं, दोस्त से नहीं, रिश्तेदार से नहीं, अपने से पूछो, व्हाट डू आई वांट? यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट डू आई वांट? मैं तुम्हें एक गारंटी दे सकता हूं, लिख कर देता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट पर लिख कर देता हूं, तुम में से कोई भूखा नहीं मरने वाला। तुम फेल भी हो जाओगे ना, तुम भूखा नहीं मर जाओगे। तुम लोग रामजस कॉलेज के बच्चे हो यार, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ नौकरी तो मिल ही जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब आगे बढ़ो यार, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तूने मेरे को बताना रिचा फर्स्ट लेवल पे क्या है? फर्स्ट लेवल पे तो तुम लोग बैठे ही हो यार। यस और नो? सुदर्शन सर से पूछो, सुदर्शन सर जिस विलेज से आए हैं वहां पर लोग फर्स्ट लेवल पे नहीं है। मैं सही बोल रहा हूं सुदर्शन सर? किसी के पास खाने को नहीं होगा। कितने ऐसे होंगे, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इंटरनेट थोबड़ा देखा ही नहीं होगा, क्या है क्या इंटरनेट। वो लोग को सोचना पड़ेगा। तुम लोग को तो भगवान ने मौका दिया है। ओके, वेक अप, टेस्ट इमोर्टैलिटी। आर यू अंडरस्टैंड? अगर तुम नहीं करोगे तो शर्म है यार। वेक अप, देखो तो सही। वो एक दुष्यंत कुमार ने बात बोली थी ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार, देखा जाएगा क्या होगा। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली तुम ऐसा ऊपर जाओगे, खुदा ना करे ऐसा हो कि तुम गिर भी जाओ यार। यहां तो गिरोगे, नौकरी तो मिलेगी। तुम लोग में से कोई ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें लिख कर देता हूं, जो कम से कम 50,000 रुपए नहीं कमाएगा। 50,000 रुपए में जिंदगी चल जाती। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चल जाएगी। और तुम्हें मालूम है आईएएस ऑफिसर बनने के बाद स्टार्टिंग सैलरी तुम्हारी 50,000 से भी कम होगी ना। तो ऐसे कोई गलत है? ये पैसे की बात ही नहीं है, ये पावर की बात है, ये पावर की बात है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थैंक यू। एनीवन एल्स हैज एनी क्वेश्चन? थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा। फर्स्ट टेल मी योर नेम प्लीज। उत्कर्ष, ओके। कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कैसे? उत्कर्ष, मुझे ये मुश्किल नहीं लगता। आई टेल यू दिस, कॉलेज का टाइमिंग क्या है मुझे नहीं पता। 4:30 तक, 4:30 तक लैब होती है। सुबह कितने बजे स्टार्ट होता है? 8 से 4:30 आप पढ़ाई कर रहे होते हो? नहीं, 8 से 4:30 आप कॉलेज में होते हो। 8 से 4:30 आप पढ़ाई कर रहे होते हो। दो अलग अलग क्वेश्चन है वकील साहब, है ना? तो एक क्रॉस एग्जामिनेशन तो होगी ना, गवाही हो रही है ना। 8 से 4:30 आप कॉलेज में होते हो कि 8 से 4:30 पढ़ाई हो रही होती है? हाँ, दैट्स व्हाट मैटर्स, यू नो, दैट इज द एंटायर। सो 8 से 4:30 आप लोग कॉलेज में होते हो और 8 से 4:30 आप पढ़ाई कर रहे होते हो। इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप 8 से 4:30 में 4 और 4.5, 8.5 घंटे, है ना, उसमें से आप 3 घंटा भी पढ़ाई कर लो, कॉलेज की नहीं, पढ़ाई कर लो, यूपीएससी की पढ़ाई कर लो। यूपीएससी की पढ़ाई में 1 घंटा मुझे, सुदर्शन सर, 1 घंटा न्यूज़पेपर के लिए चाहिए होता है, बेसिक स्टडी 1 घंटा हमें चाहिए होता है। आप वो कॉलेज के टाइम में कर सकते हो। न्यूज़पेपर पढ़ना तो मना नहीं है, सब लोग खुशी होंगे, टीचर्स भी खुश होंगे, तुम भी खुश, ठीक है। 1 घंटा में, 1 घंटा आप जो आपने कल रात को पढ़ा हुआ है या 1 दिन पहले पढ़ा है, उसके कहीं पे बैठ के नोट्स बना सकते हो, बना सकते हो। 2 घंटे तो आपके यही हो गए। ओके, 1 घंटा अगर आपको कोई ग्रुप डिस्कशन में या कोई टॉपिक मिल गया जिसको जो आपके शायद सब्जेक्ट से ही हो गया, 3 घंटे हो गए। 3 घंटे, 4:30 बजे घर चले जाओ। कितने कहां रहते हो? हाँ, कितना टाइम लगता है? हाफ एन आवर लगता है। फिर घर जाके क्या करते हो? चल मत बताओ, मैं समझ गया। ऑलराइट, तो मत बताओ, अब सबको थोड़ा पूछना होता है, मैं समझ गया।
तो उनसे बात की, ओके, मतलब सब कुछ हुआ, नो, सब उनसे मतलब मम्मी पापा से, ओके, सबसे बात की, सब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा होता है ना, ऐसा अब इसी उम्र में ये नहीं होगा तो बोलते ना, बड़े अजीब होते हैं दीवाने गर इश्क, आंखों को बंद कर लेते हैं दीदारे यार के लिए, है ना, तो सो दैट्स द एंटायर। सो वहां पर वो सब हो गया, जब सब कुछ हो गया 3 घंटे तो और निकल ही जाएंगे, इतने, इससे ज्यादा बात भी मत करना, टूट ही जाएगा रिश्ता, है ना सर, ज्यादा भी नहीं टाइम देना होता। तो 3 घंटा ये हो गया, 3 घंटा ये हो गया, 6 घंटा बेटा उत्कर्ष 1 साल दे दे, 6 घंटा 1 साल दे दे कॉलेज के साथ। सुदर्शन सर वहां पे पेपर लेकर बैठे, साइन करके दे देंगे, he'll make you crack this exam। सही बोल रहा हूं सर? 6 hours is more than enough, more than enough, okay? अगर वो 3 घंटा तुम्हारे कॉलेज का भी है तो, सो ये हमारे ना बहाने, गेट माय पॉइंट, पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए। लाइन क्या है? पढ़ने वाला होना चाहिए, पढ़ाने वाला होना चाहिए। What is? Nothing to worry, you'll manage। Anything else? Kind of, there's a problem with the mic. Never mind. I'll repeat your question. What's your name? Satyam. Okay. Satyam is asking you. ओके, सत्यम इज आस्किंग अ क्वेश्चन कि हम लोग 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते हैं तो उसको मिक्सअप कैसे करते, दैट इज। सत्यम, एक आपको मैं एक ऐसे एडवाइस दूं जो गलत फहमी में लोगों को लगेगा कि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं, क्या ऐसा लगेगा तो नहीं ना, ऐसा लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, इट हैपेंस। मेरे ख्याल से आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे आप पढ़ रहे हो ना, ये ना आप टीचर्स पे छोड़ दो, आप खुद मत करो। अगर आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की अनअकैडमी पे, आई एम जस्ट सेइंग अनअकैडमी बिकॉज मैं अनअकैडमी की बात कर रहा हूं, तो सुदर्शन सर और प्रतीक नायक सर पढ़ा रहे होंगे, इन दोनों को फॉलो करो। अगर वो 2 घंटा पढ़ा रहे, वो 2 घंटा पढ़ा रहे, उन दोनों को पढ़ाई करो, रिवाइज करो, छोड़ दो यार। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग नाउ, यू नो, तुम्हें यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील एनीमोर, अब आपको करना ही नहीं पड़ेगा, योर टीचर विल डू इट, गेट हिम। मैं पॉलिटी वालों को बोलता हूँ इकोनॉमी के साथ मिक्स कर दो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मृणाल सर पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं 2 घंटा पढ़ाऊंगा वो भी 2 घंटा पढ़ाएंगे, एक दिन में 2 हो गया, उनको रिवाइज कर लो नेक्स्ट डे। लेट इट गो सिंपल ना मेरा बच्चा, व्हाई मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर योरसेल्फ, कि हम लोग कोई स्ट्रैटेजी बनाए। ये लोग पढ़ा रहे ना, सर ने आज कुछ पढ़ाया होगा, मैं इनको फॉलो कर लेता हूँ, फिर शाम को प्रतीक नायक सर पढ़ा रहे होंगे, उनको देख लूंगा, दोनों को कंबाइन करके रिवाइज कर लूंगा। जैसे जैसे ये चलते जाएंगे मैं भी चलता जाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको कोई पीएचडी लेवल आंसर दूं, फायदा क्या? जब ये लोग पढ़ा रहे, ये लोग भी तो कोऑर्डिनेट करेंगे ना, हम भी तो कोऑर्डिनेट करेंगे ना, हमें भी तो कंबाइन करना है। मैं भी अपना सिलेबस 2 महीने में खत्म करूंगा, मृणाल सर भी 2 महीने में इकोनॉमी खत्म करेंगे, ये भी खत्म करेंगे, सर भी खत्म करेंगे। सो एवरीवन लेट्स डू विद द टीचर, ये एग्जाम टीचर बेस्ड एग्जाम, डू दिस, ओके प्लीज प्लीज। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो जाने वालों, एक चीज मुझे अच्छी लगी, एवरीवन, अरे मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, मैं जाने वालों को बाय कह रहा हूं, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मुझे एक चीज अच्छी लगी, दोस्त जो लोगों ने पिछले 1 घंटे में हमें सुना एंड दे हैव रियलाइज कि यूपीएससी इज नॉट मेड फॉर देम, दे हैव टेकन अ कॉल। नो मेरा माय फ्रेंड, आई एम नॉट आस्किंग टू स्टॉप, एवरीवन जिन्होंने अपना करियर में नहीं सुना कि हमको नहीं जम रहा, आई एक्चुअली वांट यू नॉट टू थिंक अबाउट यूपीएससी एनी मोर देन। मैं अपनी बात बोल रहा हूं, मैं डॉक्टर बनने के बाद भी अगर नहीं होता, अगर मुझे उस टाइम किसी ने जाने दिया होता ऑडिटोरियम से, तो मैं 5.5 साल ना बनता। टेक योर कॉल नाउ। लेकिन सुदर्शन सर की एक बात याद रखना, जो मैं अभी बोल रहा हूं, अगर तुम्हारे मन में 1% ये जम गया है, फिर मत छोड़ना। गेट माई पॉइंट? सो अगर तुम्हें 1 घंटे में तुम्हारे दिल की धड़कनें नहीं बढ़ी है, प्लीज
आराम से बिंदास चले जाओ, नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी अच्छी सीरीज आ रही है, उसको देखो, इंस्टेड ऑफ इवन थिंकिंग 1% ऑफ दिस करियर. दिस इज अ कॉलिंग. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस. थैंक यू अनुराग. अनुराग, आई एम रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन. यू आर रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट फॉर्म. मैं एक सब्जेक्ट कर रहा हूं, मेरा दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान जा रहा है. प्लीज फॉलो योर एजुकेटर्स. प्लीज फॉलो योर एजुकेटर्स. अन अकेडमी पे ना एक प्लान बनता है. आई विल टेल यू समथिंग. मैं तुम्हें बता देता हूं होता कैसे. तो अन अकेडमी पे एक प्लान बनता है, एंड ये अब सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है. सो दे यूज सम एआई स्टफ कि कौन सा सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा. तो इट विल बी मोस्ट हेल्पफुल फॉर अ स्टूडेंट अपियरिंग इन 23. कम सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, तो इट विल बी यूजफुल फॉर अ स्टूडेंट ऑफ 24. गेट माई पॉइंट? ये सब कुछ होता है. और वो अब हमको इंस्ट्रक्शंस आ जाती है कि आप सिर्फ हाँ बोल दो. आर यू अवेलेबल, मतलब आप फिजिकली अवेलेबल हो, तो आपका कोर्स इस दिन स्टार्ट होगा, इस दिन खत्म होगा. वो सुदर्शन सर के साथ इस तरह से मैच करेगा, मृणाल सर के साथ. वो हमारी हेडेक नहीं है. So now everything has become very, very AI based. Are you understanding? वरना random हो जाता. So that is why I am at Unacademy. Why am I at Unacademy? Because यहाँ पर substantial काम हो रहा है. You are understanding? We are really, and that is why we are producing results. Okay? पढ़ाता तो मैं पहले से भी था. मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ. But वहाँ पर, you know, haphazard पढ़ाया जाता था. This is a better way of studying. Old NCERT और new NCERT की बात कर. बेटा कोई कौन सी आपके पास अवेलेबल कौन सी है? आपके पास इस टाइम है कौन सी? ओल्ड है कि न्यू एनसीईआरटी? पढ़ लो. ओल्ड काफी हो जाएगा, पढ़ लो. सारा खेल हमारा ना अवेलेबिलिटी पे हो जाता है कि ये पढ़ो या वो पढ़ो. कोई एक सोर्स पढ़ लो. सारा खेल है कंप्लीट करने का. क्या करने का? कंप्लीट करने का. हम ये सोचते रहते हैं कि ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर साइड. इसके इम्तिहान अभी और भी है. ऐसा नहीं है. यही पढ़ लो. ओके, ये वाला खत्म कर दो. जब आप एनसीईआरटी ओल्ड खत्म कर दोगे, आपका इतना सब्जेक्ट क्लैरिटी हो जाएगी, आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी. लेकिन खत्म कर दो. ठीक है? ये टेंशन में मत लो ओल्ड या न्यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? थैंक यू. Okay, friends, I think we have no further doubts. It was a pleasure talking to you. I hope to see you reach wherever you want to reach. Okay, मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप सब लोग IAS officers बनो या जो. Okay, that's a very good question. What's your name? Atul. Okay. Level of English is somewhere in the middle of Karan Johar's English. Somewhere in the middle of Karan Johar का English है ना, conjectures, पता नहीं क्या क्या है, whatever. That English is not required. And Shashi Tharoor's English is also not required. You get my point? So, Doordarshan, do you watch Doordarshan? So, बोलोगे सर इससे ज्यादा और क्या पूछो. दूरदर्शन वॉच किया है कभी? एक चैनल होता है दूरदर्शन, देखा है? हाँ, उस पे इंग्लिश के न्यूज देखना कभी. ओके, दूरदर्शन पर जो न्यूज एंकर इंग्लिश बोलती है, दैट इज द इंग्लिश दैट इज रिक्वायर्ड. अब मेरे को इससे अच्छा आंसर मैं नहीं दे सकता. दूरदर्शन पर जो इंग्लिश बोली जाती है, दूरदर्शन की इंग्लिश कभी भी हाई फ्लाइंग इंग्लिश नहीं होगी, बिकॉज वो पूरे कंट्री के लिए बोल रहे हैं. नंबर 1. नंबर 2, वो करण जौहर नहीं हो सकते, वो शशि थरूर नहीं हो सकते. नंबर 3, उसमें तुम नोटिस करोगे बिकॉज वो इतना करेक्ट इंग्लिश बोल रहे होंगे, बिकॉज गवर्नमेंट है, तो उसमें मीडिया का हाई फ्लाइंग वर्ड्स नहीं यूज किए जाएंगे. इनफैक्ट वो कभी भी बीच में कोई गलत वर्ड भी नहीं डालेंगे. कॉपी द दूरदर्शन न्यूज एंकर्स इंग्लिश. Congratulations, you made technical English. Okay, all right, friends. Thank you. मुझे जब भी कोई बोलता है ना, sir, thank you for coming over here. You have just enlightened me.
तो मैं उनको यही बात बोलता हूँ, आई हैव जस्ट इन्फॉर्म्ड यू, एनलाइटेंड तो किसी और सिद्धार्थ ने किया था, वो मैं नहीं हूँ, नो. सो यू नो, नॉट एट ऑल मेरा बच्चा. जितनी जल्दी हम लोग ये समझ ले कि ये कंट्री बहुत बेटर हो जाएगी, ये कंट्री हजारों गुना बेटर हो जाएगी, if all of us start doing our job well. You are understanding? अगर सब लोग अपना काम ठीक से करने लग जाए ना, और rather than getting the emotional part of it, ये कंट्री हजार गुना बेटर हो जाएगी. Either ways, a small announcement. There are 2 counselors who are sitting right outside the entrance. अगर आपको कोई doubts है of purchasing an academy subscription etc., please meet them, and there are many offers for you. Thank you very much. It was a pleasure, and God bless you and Jai Hind. Thank you very much. An academy. Let's crack it.